बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। आज फिर हमारे साथ हैं मैं इमरान हसन। मैं हूँ अर्मिला हसन। आज मैं अपना नाम बताना नहीं भूली, मतलब कल मैं भूल गई थी, आज मैंने याद रखा है। इन्होंने आधे नंबर काट लिए थे कि जी नाम बताने के नंबर नाम बताना चाहिए। खैर, आज क्या दिन है? बुध। ओ बुध। अच्छा, आज बुध है। बुध का मतलब ये है कि बिल्कुल वीक के दरमियान हम आ चुके हैं और लोग कुछ उदास हुए थे जब क्रिकेट खत्म हुई थी, लेकिन सियासत ने ऐसी हलचल मचाई हुई है कि लोग खुशी रहते हैं। आपने कुछ नोटिस किया कि हमारी टीम भी काफी फास्ट चल रही है? कान में आवाज आई है जुमेरात। अच्छा हाँ, हमारी टीम बहुत फास्ट चल रही है। 24 घंटे आगे हम चाहते हैं कि हम आपको नई नई बातें बताते रहे। खैर, आज के शो में भी बहुत कुछ है आपके साथ रहने के लिए, लेकिन जो बात मैं हमेशा करता हूँ कि दिन का जो आगाज है बड़ा मस्बत होना चाहिए, लगी लिपटी बातों से नहीं होना चाहिए और हकीकत पसंदी से होना चाहिए। सियासत में बात करते हैं लगी लिपटी तो होगी। सियासत में बात करते हुए तो लगी लिपटी होती है, लेकिन उमूमी तौर पे आम जिंदगी के अंदर जब आप एक दूसरे से डिस्कशंस करते हैं ना, तो लगी लिपटी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है स्ट्रेट ज्यादा। चलिए फिर बताएं जल्दी से, हम शो जब स्टार्ट करने से पहले क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कुली और कुली का डिफरेंस। एक कुली सामान उठाने वाला होता है, तो शी वाज एक्चुअली कि कुली वो KLLI होता है, क्या होता है? अब वो उर्दू का पता है मुझे। और एक कुली जो कुली वाली कुली होती है। तो इसमें हम फर्क देख रहे थे। उर्दू बड़ी रिच ज़बान है वैसे, और इसमें कई बड़ी कंफ्यूजिंग भी है समटाइम्स। आपको कुछ प्रोनाउंसिएशंस में भी गलत बोल देते हैं। स्पेलिंग्स को देख के बड़ा परेशान होता हूं कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक वर्ड है फ्रेंड, IE लगाने की क्या जरूरत है? FREND का अंग्रेजों का जो हमारी लैंग्वेज है ऑन व्हाट्सएप या जहां पे हम करते हैं। अपना मसला था, हमारा अपना मसला है। याद नहीं रहते ना स्पेलिंग्स हमें। मैं कराती हूँ आपको याद। अच्छा जी, शो में बहुत कुछ है और हम आज सबसे पहले आगाज करेंगे हेडलाइन से। हुकूमत की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनने की बड़ी पेशकश। सादिक संजरानी ही चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीतेंगे, वजीर इत्तलात शिबली फराज का बड़ा दावा। कोरोना केसेस और अमवात में अचानक इजाफा। आज से मुल्क भर में 60 साल से जायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगना शुरू होगी। पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन का मुस्तकबिल और शोबा तालीम को दरपेश मुश्किलात पर बात करेंगे वाइस चांसलर लम्स डॉक्टर अरशद अहमद से। पाकिस्तान की पहली ब्लडलेस डायलिसिस मशीन तैयार करने वाले उस्मान फारूक होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। बंद जगहों के खौफ में मुब्तला फर्द को जहाज में कैसे सफर करना चाहिए, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना खिलाएंगी लाहौर के 60 साल पुराने हाजी खान बाबा के मशहूर चपली कबाब। चपली कबाब खाएंगे आज हम, वो भी सुबह सुबह कौन खाता है चपली कबाब? फरियाल खिलाएंगी। फरियाल नहीं, वो सुबह के लिए थोड़ी कह रही है, वो कह रही है कि खाने के साथ लंच वगैरह में खाएं। अच्छा, बड़ी खबर बताते हैं आपको। रहेगी बड़ी खबर जब तक 12 मार्च गुजर नहीं जाता। मुल्क की सियासत की बात है और सियासत में सेनेट की बात है। इस वक्त सियासत मैदानों से निकलकर ऐवान में पहुंच गई है और सेनेट इलेक्शन के बाद चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए हुकूमत और PDM की जानिब से सियासी जोड़ तोड़ राबते उरूज पर हैं। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर MQM को इत्तेहाद की पेशकश कर दी है और कराची के मसाइल के लिए मिलकर वफाक से लड़ने का भी मशवरा दिया है पीपल्स पार्टी ने। उधर हुकूमत ने भी PDM जो जमातें हैं उनमें मेल मुलाकातें शुरू कर दी हैं और दावा किया जा रहा है कि PDM के 7 सेनेटर्स ने सादिक संजरानी को हिमायत की यकीन दहानी करा दी है। इसके साथ साथ हुकूमत ने JUIF के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदर को अपनी डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाने की ऑफर कर दी है। ताहम अब्दुल गफूर हैदरी ने इस पेशकश की तरदीद की है। वज़ीर आला बलूचिस्तान भी मुतहर्रिक है, उन्होंने लाहौर में चौधरी बरादरान से मुलाकात की और फिर कराची में MQM के रहनुमाओं से भी मिले। बिल्कुल, सादिक संजरानी के हवाले से बात करें तो उनके लिए वोट मांगा जा रहा है। उधर इलेक्शन कमीशन ने PTI की यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी की जो नोटिफिकेशन की इस्तदा थी उसको मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया है कि अली गिलानी की वीडियो में पैसों और टिकट का जिक्र नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन में बिकने वाले 16 अफराद को भी फरीक बनाकर नई दरख्वास्त करने की हिदायत कर दी है और तहरीक इंसाफ ने यूसुफ रजा गिलानी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब रुख कर लिया है और दरख्वास्त दायर की है पंजाब में
बड़ी तब्दीली की खबरें सरगर्म हो रही हैं। चौधरी निसार अली खान साहब की भी पंजाब की सियासत में दोबारा मुतहर्रिक होने की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। बिग न्यूज। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने उस्मान बुज़दार और पार्टी रहनुमाओं से बड़ी तवील मुलाकात की और आइंदा चंद दिनों में पंजाब में बड़ी इंतजामी तब्दीलियों का अंदिया भी दिया है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर मौजूद है। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया कि एक्सप्रेसो में आपने हमें अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। सबसे पहले हम चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए बात करें तो सियासी राब्ते शुरू हुए हैं। हुकूमत की जानिब से ऑपोजिशन जमातों के सेनेटर से भी राब्ते किए जा रहे हैं। सेनेट में नंबर्स कम होने के बावजूद हुकूमत सादिक सांजरानी को किस तरह से कामयाब कराएगी, कितना बड़ा चैलेंज होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यह है कि बिल्कुल सेनेट का इलेक्शन इस टाइम जोरों शोर पर जारी है और गुज़श्ता रात चेयरमैन सेनेट ने जो रिटायर्ड हो रहे थे सेनेटर उनके एजाज़ में शाइया भी दिया और जो नए सेनेटर मुंतखब होकर आए उनको वेलकम भी कहा। इलेक्शन का ये मरहला बड़ा दिलचस्प है और तकरीबन हम बराबर हैं और राब्ते भी जारी हैं सेनेटर से। कुछ आज़ाद सेनेटर्स भी हैं और कुछ एक सिंगल पार्टी के भी 2-3 सेनेटर्स हैं जिनका वोट जो है वो बड़ा फैसला कुन साबित होगा। और कैंपेन हमारी भरपूर जारी है और मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह के घर से इंशाल्लाह सादिक सांजरानी जो है वो इस इलेक्शन वैसे कह दिया बराबर है। हमारे इत्तला के मुताबिक तो 6 सीटें आपकी कम हैं। खैर, पीटीआई ने यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली को पीटीआई नहीं छोड़ रही डोगर साहब। इसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपने राब्ता किया और दरख्वास्त भी दायर कर दी। आज इस पर समाअत भी हो रही है। तो क्या इस वीडियो की बिना पर आपको लगता है कि हाई कोर्ट यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करा पाएगी? इलेक्शन कमीशन ने तो आपके हक में फैसला नहीं दिया अभी तक। देखिए, अभी तक तो इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो मुझे जानिबदार नज़र आता है। बड़े अफसोस की बात है, मुझे ये बड़े बोझल दिल के साथ ये बात करनी पड़ रही है, जबकि हमने तो इलेक्शन कमीशन को एक बाख्तियार बनाने के लिए, अदारों को मजबूत बनाने के लिए पीटीआई ने जद्दोजहद की है। और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छी शोहरत के हामिल इंसान है और उन्होंने अपना जो कैरियर उनका जो दौरान सर्विस वो बड़ा साफ़ सुथरा कैरियर उन्होंने गुजारा है और इस वक्त पूरी कौम की नज़रें उन पर हैं कि वो अपने एक साफ़ सुथरे उस माजी के उस कैरियर को, उस रवायत को बरकरार रखते हुए अपनी उस रेपुटेशन को यहाँ भी एक गैर जानिबदारी का मुजाहरा करेंगे। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गैर जानिबदार होगा, आज़ाद होगा, हक और सच पर फैसले करेगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा। क्योंकि इन्होंने ही आगे 2023 का इलेक्शन करवाना है, इन्होंने ही आगे बल्दियात के इलेक्शन कराने हैं। लेकिन जो डस्का का पूरा इलेक्शन रीपोल करने का जो इलेक्शन कमीशन का वाकया था, इसकी पूरी पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। तो अब जब अब्दुल कादिर अली हैदर गिलानी की भी वीडियो भी मौजूद है और चेयरमैन भी जानते हैं, इलेक्शन कमीशन भी जानते हैं कि 10 से 12 मेंबर्स हमारे बिके हैं और उनकी टेप्स मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन हुकूमत का एक इदारा है, अगर वो चाहे तो इंटेलिजेंस एजेंसियों से अपनी मदद भी ले सकता है, तो उसको प्रोब करना चाहिए। इसी खदशे के पेश नज़र हमने पहले आवाज़ उठाई और हमें अंदेशा था कि हमारे साथ होगा। हम नेशनल असम्बली में गए लेजिस्लेशन करने के लिए, हमारे पास वोट पूरे नहीं थे। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खड़काया कि खुदारा ये जो मंडियां लगती हैं, ये जो खरीदो फरोख्त होती है, ये जो करोड़ों अरबों रुपया इस सेनेट के इलेक्शन से आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ फैमिली ने कमाया, इस प्रैक्टिस को रोकें। दुनिया बदल गई है, इस इलेक्शन को साफ शफाफ कराएं। और सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि इलेक्शन कमीशन इसको मेक श्योर करे, हमने ऑफर की कि 1100-1200 बैलेट पेपर नए छाप लें, उसमें कोई बार कोड लगा लें और हर सियासी पार्टी को ये हक दें कि अगर सियासी पार्टी किसी मेंबर पे इतराज़ करती है तो आपके पास ये मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप उसका वोट देख सकें और उस पार्टी की लीडरशिप को, उस पार्टी के लीडर को बता दें कि वाकई ये वोट उस शख्स को पड़ा है या किसी और को पड़ा है। सही, ये शफाफियत है, ये साफ शफाफ इलेक्शन है, ये वोट चोरी का खात्मा है। लेकिन अभी भी नजरें पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे है, समाअत जारी है
और मैं यही अपील करूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हकायक को देखते हुए, सबूत को देखते हुए वो फैसला करे, ताकि पाकिस्तान की अवाम को मायूसी ना हो और कोई भी शख्स मेरे समेत इलेक्शन कमीशन की साथ उंगली ना उठा सके। अब अगर हम बात करें तो हुकूमत की जानिब से अब्दुल गफूर हैदरी साहब को सेनेट में डिप्टी चेयरमैन बनाने की बड़ी ऑफर की गई है। इस ऑफर की वजह क्या है? क्या वजीर आजम सियासी मफाद के लिए जो कह लें इन लोगों के साथ मिलकर अपने नजरियात की कुर्बानी दे देंगे? अब्दुल गफूर हैदरी को वाइस चेयरमैन बनाने की ऑफर नहीं की गई। परवेज खटक साहब की और कुछ बाकी मुख्तलिफ पार्टियों के सेनेटर, कुछ नए थे, कुछ रिटायर्ड और चेयरमैन सेनेट के ऑफिस में मिले, वहाँ गपशप हुई। उस गपशप में अज़र राह एक जो गुफ्तगू में मजाकन एक ऑफर हुई, लेकिन उसकी तरदीद गफूर हैदरी की तरफ से भी हो गई है और उसकी तरदीद परवेज खटक साहब की तरफ से भी हो गई है, और अब तो गफूर हैदरी साहब को पीडीएम ने अपना वाइस चेयरमैन भी तो कह सकते हैं कि ये महज जाती बुनियाद पे शायद ऑफर हो सकती है। पंजाब के हवाले से अगर डोगर साहब बात करें, आपका खुद भी ताल्लुक मुल्तान से है, इस वक्त नून लीग के जो रहनुमा साबिक भी कह सकते हैं, अभी तक बाकायदा तौर पर उन्होंने ऐलान तो नहीं किया, चौधरी निसार अली खान साहब दोबारा सियासत में मुतहरिक नजर आना चाहते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि दोबारा मुतहरिक हो रहे हैं। तो ज़राए ये भी कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने एक अहम इजलास में पंजाब में बड़ी तब्दीली का अंदिया भी दिया है। तो क्या अगर पंजाब की हम बात करें तो उस्मान बुज़दार की हुकूमत तब्दील होने वाली है? कुछ ऐसा हो रहा है? 2-3 दिन से शोर शराबा है और इस बारे में कुछ बात मैं हतमी नहीं कर सकता, लेकिन अगर पीडीएम उस्मान बुज़दार के खिलाफ कोई भी तहरीक लेकर आई तो उसको शिकस्त फाश होगी, मुंह की खानी पड़ेगी। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने एतमाद का वोट लिया है, इस तरह उस्मान बुज़दार के खिलाफ भी कोई अदम एतमाद की तहरीक अपोजिशन की तरफ से कामयाब नहीं होगी। उन्हें ऐवान में मेजॉरिटी हासिल है। अगर प्राइम मिनिस्टर कोई फैसला करते हैं खुद तो ये उनका हक है, ये पार्टी के वो सरबराह हैं कि वो उस्मान बुज़दार साहब को रखें या उनकी जगह किसी को रिप्लेस करें, ये उनका हक है। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है जो होती आई है। वज़ीर-ए-आला भी चेंज होते हैं, कैबिनेट भी चेंज होती है, रीशफलिंग भी होती है। अच्छा, लेकिन बुज़दार साहब के केस में ये नॉर्मल प्रैक्टिस लगती नहीं है ना, जो स्टैंड वज़ीर आज़म का उनके हवाले से रहा है, बावजूद इसके कि उन पे उनके अपने इत्तेहादी भी तनकीद करते रहे हैं, अपोजिशन तो करती ही है, और कहा जाता है कि इदारों की जानिब से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी कारकर्दगी पे, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब इज़ बीन क्वाइट फर्म कि वही वज़ीर आला रहेंगे और वो वसीम अकरम प्लस हैं उनकी जमात के। सो इन्होंने कहा कि मामूल की तब्दीली है, तो मैं इसको बहुत बड़ी तब्दीली कहूँगा इन केस इफ इट हैपेंस। हाँ, मामूल की तब्दीली नहीं है। ठीक हो गया जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, आप मिस नहीं करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे अब कोरोना वबा के हवाले से। तो एक बार फिर वबा में अचानक शिद्दत आ गई है, मस्बत केसेस और शरह अमवात में इजाफा होना शुरू हो गया है। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से पंजाब के कई इलाकों में इत्तलात ये हैं कि दोबारा लॉकडाउन लगाया जा रहा है और कोरोना वबा के बाइस लाहौर और इस्लामाबाद के तालीमी इदारों को फिर बंद किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो उसमें भी कोरोना की तीसरी लहर का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कोरोना वबा की सूरत हाल के पेश नज़र आज NCOC का अहम इजलास हो रहा है। इजलास में तमाम सूबों के जो वज़राए तालीम है वो भी शिरकत करेंगे और NCOC के इजलास में लॉकडाउन पर पाबंदियों में नरमी का जो फैसला है वो वापस लेने और स्कूल्स में 100% जो अटेंडेंस है उसके फैसले पर भी नजरसानी शुरू कर दी गई है। एक तरफ तो हम बात करें मुल्क में कोरोना केसेज में इजाफा हो गया, तो दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने कोरोना केसेज कम होने के बाद आइसोलेशन सेंटर्स बंद करना शुरू कर दिए हैं। आज से वैक्सीनेशन का दूसरा फेज भी शुरू हो रहा है, जिसमें 60 प्लस के जो एज के अफराद हैं उनकी जो रजिस्टर किए गए हैं बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। और इसी तमाम सिचुएशन पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फैसल महमूद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल फॉर ज्वाइनिंग अस। सो हम बात कर रहे थे, कल भी हमने पूछा और हम ये जानना चाहेंगे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि थर्ड वेव के भी चांसेस हैं। इज इट हियर या इसके चांसेस एक्सपेक्टेड है कि ये आ सकती है? So it's difficult to say कि is it here or not, क्योंकि obviously कुछ दिन गुजरेंगे तो पता लगता है कि ये जो ट्रेंड है ये वाकई बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। खदशात तो हैं and actually ये फील कि कभी ना कभी तो आएगी हमारी थर्ड। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, तो ये एक जानिब इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर जो हमारे तालीमी इदारे हैं उनको दोबारा बंद करने के बारे में डॉक्टर फैसल सोचा जा रहा है, और दूसरी जानिब सिंध गवर्नमेंट आइसोलेशन सेंटर्स को बंद कर रही है। इज इट अर्ली टू क्लोज टू शट डाउन दी आइसोलेशन सेंटर्स, या आपको लगता है कि अभी इसको रखना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? तो देखिए, आइसोलेशन सेंटर बंद करने का ये मतलब नहीं कि
उसको आप ताला लगा के बिल्कुल शट डाउन। तो ये है कि वहाँ पे जो HR है, वहाँ पे आपके जो लोग तायुन है, वो ऑब्वियसली वहाँ पे बैठे नहीं होंगे, वहाँ पे अगर काम नहीं है। अगर केसेस दोबारा आना शुरू होते हैं तो देन उनको आप दोबारा भर्ती करते हैं, दोबारा लेके आते हैं। तो ये पहले भी कर चुके हैं, दोबारा भी करेंगे, मगर वो पर नीड वो जो उसको बरकरार रखते हैं, बिकॉज उसको खुले रखने के भी मसले होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम केसेस के बढ़ने के हवाले से बात करें, क्या रीज़न लगती है जो केसेस मजीद रिपोर्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव केसेस, और इसके साथ साथ हम अब दूसरी तरफ लॉकडाउन में जो सख्ती थी उसको नरमी में तब्दील करने जा रहे हैं, और हमने उस हवाले से सोचा है कि हम इसमें थोड़ा फ्लेक्सिबल कर देंगे, तो क्या लगता है ये दुरुस्त फैसला होगा अभी फ्लेक्सिबल करना टाइमिंग्स को या रिस्ट्रिक्शंस को? ये बहुत मुश्किल सवाल है, बिकॉज होता ये कि जब भी आप नरमी थोड़ी सी करते हैं इन आपके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो केसेस दूसरी जगह पे भी हमने देखा कि बढ़ना शुरू होते हैं। कनाडा में भी एग्जैक्टली ऐसी बात है कि जैसे उन्होंने नरमी की तो केसेस में दोबारा इजाफा हो गया। द अदर थिंग जिसके आपको जो सिग्नल मिलता है एज अ पब्लिक कि भाई अब स्कूल्स खुल गए, तो फिर आप खुद भी अपने एहतियात वैसे भी थोड़ा कम कर देते हैं कि भाई आई थिंक खतरा टल गया है, और उसके नाम से फिर आपके रेट दोबारा बढ़ना शुरू होते हैं। तो ये कौन सा बेहतर टाइम है कि हम अपनी नरमी शुरू करें, ये ट्रायल लेने से ही पता चलता है फॉर द मोस्ट। ठीक है, अभी इसको टाइम देना होगा। वैक्सीनेशन कितना हेल्प कर रही है हमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक? तो वैक्सीनेशन हेल्प करेगी, मगर कीप इन माइंड कि जब तक बहुत ज्यादा आपकी पॉपुलेशन वैक्सीनेट ना हो जाए तो आपको उसके बहुत सारे असर नजर नहीं आएंगे। अभी जो वैक्सीनेशन जो हो रही है वो खास उन लोगों के लिए हो रही है जो ज्यादा बीमार हो सकते हैं, जो लगने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। मगर आपके डेली जो SOPs हैं, इतने थोड़े से वैक्सीनेशन में उसमें ज्यादा कोई फर्क आएगा नहीं फॉर द टाइम भी। हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है डॉक्टर साहब इस वक्त? हॉस्पिटल्स अभी फिलहाल इतने नहीं भरे हुए, हॉस्पिटल्स अभी थोड़े से खाली होना शुरू हो गए। बट अगेन याद रखें कि जब केसेस बढ़ना शुरू होते हैं तो लोग जो अस्पताल का रुख करते हैं वो यूजुअली फौरन नहीं करते, वो यूजुअली हफ्ता या ये 10 दिन बाद ही करते हैं। तो अगर फर्स्ट करें आज एकदम से हमारे केसेस बढ़ना शुरू होते हैं तो हॉस्पिटल पे दबाव जो है वो कभी अगले हफ्ते तक हमको नजर आना शुरू होगा। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरे फेज की भी हम बात करें, जो सीनियर सिटीजन हैं उनको आज से लगना शुरू हो जाएगी वैक्सीन, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? और चूंकि ये प्रोसीजर ऑब्वियसली हम पहले भी थोड़ा देख रहे थे कि हेल्थ प्रोफेशनल्स रिलक्टेंट थे, वो नहीं लगवा रहे थे, सीनियर सिटीजन को कन्विंस करना और वैक्सीनेशन जिन्होंने रजिस्टर कराया लगवाना, हाउ चैलेंजिंग इट इज? इट इज वेरी चैलेंजिंग एंड हमेशा इसमें होता ही है ऐसे कि आपके जो अर्ली अपटेकर्स होते हैं, जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, वो फौरन अपनी वैक्सीनेशन करा लेते हैं। तो अभी शुरू के दिनों में तो आई थिंक वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश जरूर होगा, क्योंकि बहुत सारे सीनियर सिटीजन ऐसे जो जानते हैं दूसरे लोगों को जिनकी बात भी है कोविड के साथ, अब अपनी वैक्सीनेशन जल्द से जल्द कराना चाह रहे हैं। एक दफा ये थोड़ा सा पहली खेप थोड़ी खत्म होती है, फिर वो जो बकिया जो लोग रहते हैं उनको कन्विंस करना एक की बात। ठीक है, थोड़ा ऑडियो ब्रेक हो रहा है आपकी आवाज में, शायद सिग्नल्स का कोई इशू होगा। खैर मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि एक जानिब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो रही है, एक जानिब बहुत सारे लोग अब टेस्ट ही नहीं करवाना चाह रहे, जो हमारी जाती मालूमात हैं, बहुत सारे लोग अगर कोविड हो भी जाए या सिम्टम्स हो भी, दे जस्ट वांट टू स्टे आइसोलेटेड, स्टे एट होम, दे डोंट वांट टू गो फॉर द टेस्ट, मे बी बिकॉज ऑफ द फीस टेस्ट की जो होती है, या फिर वैसे ही नहीं करवाना चाह रहे। और दूसरी जानिब जैसा कि हम कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन के मामले में भी रिलक्टेंट हैं, तो ये जो तवाज़ुन है, बड़ा एक अजीब सा डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है कोरोना को कंट्रोल करने के लिए। इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? हुकूमत के लिए क्या इसके लिए गाइडलाइन हो सकती है इसमें? तो देखिए है ये कि ये हमने पिछले वेव में भी देखा है कि एक दफा कोरोना की वजह से केसेस बढ़ जाते हैं तो लोग रिलक्टेंट होते हैं टेस्ट कराने के लिए, एंड इसके बहुत सारे वजूहात हैं। कॉस्ट थोड़ा सा है, लोग कहते हैं कि टेस्ट करा के करेंगे क्या, इलाज नहीं है इसका कोई खास। कुछ लोग कहते हैं घर के अंदर हमारे 2-3 लोगों को हो गया तो हमको भी प्रॉब्लम हो गया होगा। सो टेस्ट एंड इस वजह से आपको जो नंबर्स नजर आ रहे हैं वो प्रॉब्लम थोड़ा सा कम है कंपेयर टू जो रियल आपकी जो ये है बर्डन है। और वैक्सीनेशन का भी यही है कि आई थिंक ठीक हो गया कुछ। वंस अगेन ऑडियो ब्रेक। चलें दोबारा डॉक्टर साहब लिंक होते हैं तो हम उनसे पूछ लेते हैं, मुझे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन रही है। अच्छा डॉक्टर साहब आप आ गए हैं, शायद दोबारा लिंक हो गए, प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। सॉरी आई डोंट नो आपने कहां से मिस कर दिया द ब्रेक, मगर मैं ये कहता कि लोग पहले भी चेक नहीं करते थे अपना टेस्ट फॉर मेनी रीजंस जी, एंड इसी वजह से आपके हमारे नंबर जो रिपोर्ट होते हैं वो प्रॉब्ली अंडर रिप्रेजेंटेशन के हमारे टोटल कितने केसेस रियली हैं कम्युनिटी के अंदर।
ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फैसल कि आपने ओनली द मॉर्निंग ज्वाइन किया, सब हमें अपडेट भी किया। और वाकई इमरान, स्कूल्स में एक तरफ अटेंडेंस है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं पॉजिटिव केसेस हैं, फिर हम बाकी मामला भी अभी हमारे आगे मार्च में। अच्छा, एक कुछ लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि आप वही चीज़ें रिपीट कर रहे होते हैं जब हम इसको डिस्कस करते हैं, तो ये रिपीट करने का मकसद ये है कि हमारे जहन में एक अवेयरनेस रहनी चाहिए। कोरोना स्टिल एग्जिस्ट, कोरोना इज हियर, हम आपको बताना ये चाहते हैं, इसलिए बार बार हम उन्हीं SOPs को डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर की भी बात करते हैं। इमरान, रोज अपडेट आ रही होती है हमारे पास कि हेल्थ प्रोफेशनल्स को लग रही है, फिर हमने पिछले दिनों ये भी बहुत डिस्कस किया कि हेल्थ प्रोफेशनल्स भी नहीं लगवा रहे। क्या रीजन है? क्या अब जो कहने के इत्तेमाद की कमी है, क्योंकि जो वैक्सीन आ रही थी उसके हवाले से और अब तो 1 साल से ज्यादा हो गया, मुझे याद है मार्च के अंदर, फरवरी मार्च के अंदर ही शुरू हुआ था, अब तो 1 साल से ज्यादा हो गया। अल्लाह आप सबको महफूज रखे, आपके पेरेंट्स को भी और बुजुर्गों को खास तौर पे। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा लिंक करते हैं। खुशामदीद एक बार फिर आपको। और अब सबसे अहम मौजू, अगर मेरे ज़ाती चॉइस के मुताबिक आप पूछे, आई ऑलवेज लाइक टू टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज। बहुत ही अहम मौजू है और दुनिया भर में बहुत तब्दीलियाँ हो रही हैं और पाकिस्तान इससे मुतासिर हो रहा है। आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस वक्त मौसमियाती तब्दीली रूनुमा हो रही है और पाकिस्तान में इस तेज़ी से बदलते मौसम का रुझान रिकॉर्ड कायम कर रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 60 सालों में रवां साल फरवरी का महीना तीसरा सबसे खुश्क यानी कि खुश्क तरीन महीना रहा है। इससे कबल 1961 में हम कहें तो 17वां सबसे खुश्क महीना करार दिया गया था फरवरी को। और रवां साल के पहले 2 माह में मुल्क में औसत से कम बारिश हुई है। फरवरी में औसत दर्जा हरारत कम से कम 3.35 सेंटीग्रेड रहा। और महकमा मौसमियात का कहना है कि फरवरी 2021 सिंध और पंजाब के लिए रिकॉर्ड तरीन खुश्क महीना था, जबकि बलूचिस्तान के लिए दूसरा खुश्क तरीन और खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 5वां बारिश की कमी का महीना था। बिल्कुल, आज मुल्क भर में बारिश की पेशगोई की गई है, मगर जो क्लाइमेट चेंज है और बारिशों का ना होना पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है मरियम शबीर, माहिर बात है। बहुत शुक्रिया मरियम। ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू जिसको हम नॉर्मली एड्रेस नहीं करते हैं और हमारी तवज्जो भी इस तरह से नहीं है, बट स्टिल हम आज जरूर ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में अगर हम इस क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करें, मामूल से कम बारिशें हुई, कितना अलार्मिंग है ये हमारे लिए, क्योंकि जिस तरह से अभी बात कर रहे थे कि 60 साल रिकॉर्ड टूटा है कि बारिशें नहीं हुई। सो व्हाट डू यू थिंक? देखिए, ऑफ कोर्स जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में भी अपने इस सेगमेंट के स्टार्ट में बताया कि क्लाइमेट चेंज जो है इसका फिनोमेना जहाँ पूरी दुनिया में हो रहा है, वहाँ पाकिस्तान चूंकि डेवलपिंग कंट्री है तो वो भी जो इमिशंस होती हैं उससे इफेक्ट होता है और उसकी वजूहात में शायद हमें जाना पड़ेगा कि क्यों ये हो रहा है। और ऑफ कोर्स इसके की वजूहात यही हैं। सबसे पहले जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो टेम्परेचर 1.5 डिग्री पे सारे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट दुनिया के बहस कर रहे हैं कि अगर 1.5 डिग्री इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर, जो कि बिजनेस एज यूजुअल चलता रहा, अगर मिटिगेशन या एडेप्टेशन ना की गई तो ऑफ कोर्स मजीद टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस हैं। और जहाँ में ये आपका सवाल जहाँ तक ये कि बारिशें बहुत कम हो रही हैं या एक इम्पैक्ट ये भी होता है कि बारिशें बहुत ज़्यादा भी होती हैं और उनके जो टाइम पीरियड होता है उसमें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये ऑफ कोर्स जो आपकी एमिशंस हो रही हैं उनको हम जब कंट्रोल नहीं करते हैं वो जो बढ़ती रहती हैं, चाहे वो आपके ट्रांसपोर्टेशन की सूरत में है, चाहे वो आपकी इंडस्ट्रियल एमिशन है, चाहे वो आपके डेवलप कंट्री इमिट कर रहे हैं, तो और डिफॉरेस्टेशन रेट जो है जब आप इसका ठीक है, ये तो रीजंस की बात होगी। ऑब्वियसली हम इस पर बात करते रहते हैं। अब तक जितने इक़दामात मौजूदा हुकूमत ने किए हैं इसको लेकर, आप उससे मुतमईन हैं बीइंग एन एनवायरमेंटलिस्ट? और उसके साथ साथ अगर मुतमईन नहीं है तो क्या आप मजीद कोई इक़दामात तफवीज़ करती हैं कि ये भी किए जाने चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बड़ा एक्नॉलेज किया जा रहा है कि हमने बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं और हम बड़ा सेलिब्रेट भी करते हैं इस चीज़ को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमें जानने की जरूरत है वो ये है कि पाकिस्तान को जो अभी तक दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है हमारी इक़दामात की वजह से, वो हमारी पॉलिसी के लेवल पर अभी तक है। हम पॉलिसी डिफरेंट चीज़ों की जिसकी वजह से हमें एक्नॉलेज किया जा रहा है, लेकिन उन पॉलिसीज पर कितना इम्प्लीमेंटेशन होगा हमें देखने की जरूरत है। और जैसे कि हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं कि 10 बिलियन सुनामी जो है वो क्रॉस कंट्री हो रहा है, तो विच इज वेरी गुड। ड्रग्स लगाना जो है वो बहुत ही चीप जो है वो सोल्यूशन होता है और पाकिस्तान शायद ऐसा सोल्यूशन कर सकता है। लेकिन ये हमें देखने की जरूरत है कि एक तरफ अगर हम एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इनके दरख्त लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ डिफॉरेस्टेशन रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आप देखिए कि चंद साल पहले जो हमारा फॉरेस्ट कवर 5% हुआ करता था वो अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से कम होकर 2% रह गया है। और अगर
हाल चलती रही तो ऑफ कोर्स आपके जो है वो फिर क्लाइमेटिक इवेंट्स जो आपके होते। अच्छा मरियम, हम ये भी जानना चाहेंगे, ऑब्वियसली हम इशूज को डिस्कस कर रहे थे, एक तो पानी का इशू हो जाता है, बारिशें नहीं हो रही, पानी की किल्लत होगी, दीगर में मजीद क्या एनवायरमेंटल चेंजेस आ सकते हैं बारिशें ना होने की वजह से आइंदा आने वाले दिनों में या सालों में अगर हम बात करें? और बेसिकली एज ए इंडिविजुअल स्टेट लेवल पे तो जिस तरह से कहा पॉलिसी मेकिंग हो रही है बट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, इंडिविजुअल लेवल पर हम किस तरह से इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इकदाम कर सकते हैं? देखिए, जब आपने ये कहा कि पानी की किल्लत हो रही है तो थोड़ा सा हमें ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान के पास पानी की कमी नहीं है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो है वो सालाना तौर पर जो पाकिस्तान के पास ओवरऑल पानी बारिशों की फॉर्म में आता है या ग्लेशियर मेल्टिंग जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है उस फॉर्म में किसी भी सूरत में आता है, तो हमारे पास वो 145 मिलियन एकड़ टन के करीब जो है वो हमारे पास पानी होता है। उसमें से हम सेव कितना कर पाते हैं वो हमारे पास जो है वो बहुत कम होता है। हम 13 कुछ हिस्सा उसका सेव कर पाते होते हैं और उसकी वजह ये है कि हमारे पास रिजर्वायर्स नहीं है, छोटे छोटे रिजर्वायर्स होने चाहिए जिसमें हम जो है वो पानी को सेव कर सकें। ऐसा कभी नहीं है कि पाकिस्तान के पास पानी, चूंकि पाकिस्तान का टेरेन ऐसा है कि कुछ इलाकों में टू मच वाटर होता है, बहुत ज्यादा, कुछ में टू लिटिल वाटर होता है जिसकी वजह से ड्राउट्स वगैरह होते हैं। तो आपने जहाँ कमी की बात की तो उस सूरत में ऑफ कोर्स जो है वो जब पानी की कमी होगी, जब हीट जो बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, तो एक तो ऑफ कोर्स गर्मी बढ़ेगी, हीट वेव्स होती हैं और हम देखते हैं कि कराची और सदर्न पंजाब जैसे इलाकों में जो है वो डेथ्स हो रही होती हैं लोगों की, बहुत ज्यादा लाइफ स्टाइल का इम्पैक्ट होता है। जब कम पानी होगा तो हम एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट, तो एग्रीकल्चर आपकी मुतासिर होगी। अच्छा मरियम, ये बताइए, अमूमी तौर पे दुनिया में ये देखा जाता है कि ये जो शोबाजात होते हैं जैसे जंगलात है या माहौलियात है, ये सेंट्रलाइज्ड होते हैं, सेंटर फैसले करता है और फिर बाकी जितनी रियासतें होती हैं या सूबे होते हैं वो उस पर अमल करते हैं। पाकिस्तान में मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है और सूबाई सतह पे ये फैसले किए जाते हैं। एक तो इसका क्या इम्पैक्ट आप देखती हैं ओवरऑल हमारी पॉलिसी से कामयाब ना होने के ऊपर, और आपको लगता है कि अगर हमने मजीद इसको ऐसे ही रखा तो आने वाले वक्त में हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ सकते हैं? देखिए, हमें तो थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो है एजुकेशन के बाद जो एनवायरनमेंट भी ऐसा सब्जेक्ट है वो प्रोविंसेस के पास है, तो प्रोविंसेस ने ही डिसाइड करना है कि वो क्या इकदाम लेना चाह रहे हैं। लकीली जो हमारी करंट गवर्नमेंट पीटीआई है उसके पास ये एज है कि उसके 3 प्रोविंसेस में तो उसी की गवर्नमेंट है, तो उनको अगर वो फेडरल लेवल से चाहे इनिशिएटिव लें चाहे वो प्रोविंशियल लेवल से लें तो उनको इशू इंप्लीमेंटेशन में करवाने में नहीं होना चाहिए। चैलेंज उनको वहां आएगा या आता है, वहां पर जैसे प्लास्टिक पर बैन का जब डिबेट चल रहा था, सिंध में उनकी गवर्नमेंट नहीं है तो उसको उनको करने की जरूरत है। तो करंट गवर्नमेंट को तो ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। हाँ ये है कि एज अ होल हमें जो है वो स्टेट लेवल पे जो ग्लोबल वार्मिंग में हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ऑल्दो हम बहुत कम ही कर रहे हैं, लेकिन हमें करना चाहिए क्लाइमेट एक्शन और क्लाइमेट इम्पैक्ट। देखें अगर हम बहुत कम ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं तो इतना हम पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो सोचें अगर हमने अपने करना शुरू कर दी तो क्या होगा। You're right, absolutely right। अच्छा दूसरी जानब, हाँ बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, एक तो आपने हमें ज्वाइन किया, लेकिन ये जो पॉइंट आपने एंड पे कहा ना कि 3 सूबों में पीटीआई की अपनी हुकूमत है, लेकिन ओब्वियसली फंड्स हर सूबे के अपने हैं, तरजीहात भी हर सूबे की अपनी है और मसाइल भी हर सूबे के अपने हैं, तो उसमें फिर ओब्वियसली एक ना एक शोबा सफर करता ही है अनफॉर्चुनेटली इसके 18वीं तरमीम के बाद के इस फैसले के बाद। भारत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस हवाले से आगाह किया। मौजूद तो ऐसा है कि इस पर बहुत डिटेल में बात हो सकती है, बट वी हैव अ शॉर्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। आप भी अपने तौर पर माहौल को साफ रखें जी, बहुत जरूरी है अपनी नस्लों के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपसे बात करेंगे, जैसे कि हमने बताया कि कोरोना वबा ने जहां हर शोबा जिंदगी के ताल्लुक रखने वाले अफराद को मुतासिर किया है, वहां तालीमी मैदान हो या आप कह लें किसी भी तरह का कोई भी मसला हो, कोई भी तबका हो, उसको इफेक्ट किया है। और वबा के दौरान दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे और फिर खोले गए। इसके बावजूद पाकिस्तान की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस यानी लम्स ने तालीम के रुझानात को मुतय्यन किया और तलबा को सिखाने के लिए नए मौके भी फराम किए ताकि वो तहकीक और दर्स तदरीस को मजीद वसअत दें। और लम्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने साइंसेस, जोग्राफियाई और माशरती इक्तसादी रुकावटों को तोड़कर अपनी बरादरी को लर्निंग विदाउट बॉर्डर्स पेश किया है। और इसी हवाले से आज के हमारे गेस्ट भी हैं। बिल्कुल, आपको अपनी मेहमान शख्सियत के बारे में बताएं तो वो वाइस चांसलर हैं लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज से। इससे कबल वो कनाडा में मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में वाइस प्रोवोस्ट टीचिंग एंड लर्निंग और मैकफेरसन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। डायरेक्टर टीचिंग एंड लर्निंग
कैनेडा के चेयर भी हैं और हायर एजुकेशन में सोसाइटी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग के साबिक सदर और एजुकेशनल डेवलपर्स के इंटरनेशनल कंसोर्शियम के साबिक नायब सदर भी हैं। डॉक्टर साहब ने MBA के बाद मिगिल यूनिवर्सिटी से नफ्सियात में PhD की डिग्री भी हासिल की है और हम अगर डॉक्टर साहब की बात करें तो मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में फाइनेंस के प्रोफेसर भी रहे हैं और पाकिस्तान में शोबा तालीम में बेहतरी के लिए कोशां हैं। वी हैव एन ऑनर टू हैव डॉक्टर अरशद अहमद, वाइस चांसलर लम्स लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, राइट नाउ विद अस लाइव। उनसे हम बात करेंगे, हमारे लिए बहुत एजाज की बात है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको सुबह खैर, कैसे हैं आप एंड हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू, कैसा चल रहा है? बहुत शुक्रिया इमरान साहब, अरमाला साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सब ठीक ठाक किस तरह? प्लेयर सर, बहुत शुक्रिया एक तो हमें आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आपका ये जो लर्निंग विदाउट बॉर्डर्स है, इसको लम्स कैसे लेके चल रहा है और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में इसका क्या रोल होगा आने वाले वक्त में, आप कैसे देखते हैं? जी, लर्निंग विदाउट बॉर्डर्स एक फिलॉसफी है और वो फिलॉसफी के मायने ये हैं कि हमारी जो डिसिप्लिन्स हैं उनके अगर कोई बॉर्डर्स हैं वो तोड़ दिए जाएं कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जहाँ से भी आए अमल तौर पे कि वो या उनका सोशो इकोनॉमिक, जियोग्राफी, जो भी और कोई बैरियर्स हैं वो सब हम तोड़ के मिल मिला के पढ़ सकें साथ। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि हम कोविड की अभी बात कर रहे थे तो कोविड में ऑब्वियसली एजुकेशन सिस्टम भी मुतासिर हुआ, यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस हों या स्कूल्स हों, और हमने एक बहुत बड़ा स्विच देखा ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ। व्हाट डू यू थिंक व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस ऑनलाइन एजुकेशन, और इस तरह से लम्स ने इसको किस तरह केटर किया और इस जो कह लें एक पेंडेमिक में किस तरह से डील किया इन तमाम चीज़ों को? जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखें, मेरे लिहाज से ये फॉरवर्ड थिंकिंग एक ऐसा एलिमेंट है जो हम दूसरे इंस्टीट्यूशंस से अलग साबित करते हैं, स्पेशली इस पेंडेमिक के दौरान। और मैं फखर से ये कहता हूँ कि लम्स इज वन ऑफ द लीडर्स इन दिस रिस्पेक्ट। इस पेंडेमिक के दौरान हमारी फैकल्टी ने कोर्सेज को बहुत सोच समझ के रीडिज़ाइन किए, भरपूर अंदाज में काम किया और अपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम को भी जारी रखा। कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए हमने लम्स लाइव जैसे फोरम्स इंट्रोड्यूस करवाए, जिससे हर हफ्ते हजारों लोगों ने मुख्तलिफ टॉपिक से एंगेज किया इस हमारी सोसाइटी की जो खास अहमियत रखते हैं। और फिर ट्रेनिंग सेशंस भी हुए, टीचिंग के अमल उसका बेहतर हुआ, यूनिवर्सिटी कमिटीज बनाई और फिर क्या कहते हैं अपने स्टूडेंट्स को, और ये बहुत अहम बात है कि अपने स्टूडेंट्स को पार्टनर बनाया गया, उनके साथ मिलके आगे बढ़ें और सीखने के अमल में बेस्ट रिजल्ट्स हासिल कर सकें। अच्छा, दैट्स रियली ग्रेट। ठीक, जी जी, तो ये अगर हेल्थ की बात हो, सेफ्टी की बात हो, अब स्टूडेंट्स आपको पता है मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, और उनका वर्कलोड कोई कम नहीं हुआ है, स्टैंडर्ड्स कोई नीचे नहीं गिरे हैं। तो हम ये सब मैनेज करने के लिए लम्स स्टूडेंट्स के साथ जो टाउन हॉल्स रखी, उनके साथ बहुत सी मीटिंग्स हुई हैं, उनसे मिल मिला के हम आगे चल रहे हैं कि ये मसला सिर्फ हमारा नहीं है, उनका नहीं है, ये पूरी सोसाइटी का मसला है और हमें आगे जाने के लिए मिलके सॉल्यूशंस बनाने। राइट। डॉक्टर साहब, एक तो ये हमने देखा कि जब कोविड सिचुएशन आई उसके बाद ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन, इवन कंपनीज ने जो कि काम कर रही थी, उन्होंने ऑनलाइन अपने जो रवाबित थे उसकी जानिब स्विच किया और एजुकेशन में भी ऑनलाइन एजुकेशन तभी पाकिस्तान में हमें देखने को मिली। और फिर जब अब वी आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल तो ये ऑनलाइन का ट्रेंड है, ये बहुत कम या खत्म होता भी नजर आ रहा है हमें। कुछ जगहों पे फॉर्मल एजुकेशन की जानिब लोग दोबारा से जा रहे हैं। डोंट यू थिंक कि ये जो ऑनलाइन लर्निंग है ये हमारे सिलेबस का एक पार्ट होना चाहिए और मुसलसल हमें इसको साथ अब लेके चलना चाहिए ताकि आने वाली किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से हम निपट सकें? जी बिल्कुल। आप देखें, ऑनलाइन लर्निंग आप जैसे अभी पहले बता रहे थे कि एक साल पहले ये सिलसिला शुरू हुआ कोविड का। अब वो एक साल में हमने काफी कुछ सीखा है कि ऑनलाइन लर्निंग जो हम वी वर फोर्स्ड, एवरीवन वाज फोर्स्ड टू टीच ऑनलाइन, लर्न ऑनलाइन, और इसमें जो जितने भी हमारे चैलेंजेस आए हैं उसको हमने काफी उसमें बहुत तरक्की हुई है। और अब ये ऑनलाइन कहीं जाने नहीं लगा है, यानी कि आप इस तरह सोचें, ऑनलाइन लर्निंग में बहुत मुख्तलिफ किस्म की लर्निंग होती है, ये कोई स्टैंडर्ड चीज़ नहीं है। जैसे ऑफलाइन इन क्लास लर्निंग बहुत वेरिएशन होता है,
इसी तरह ऑनलाइन लर्निंग में होता है। तो असल इसका फायदा जो ये है कि एक्सेस का जो है, जो लोग दूर दूर जगहों में हैं, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है। इसलिए आप सीख सकते हैं एनी टाइम एनीवेयर। और उसके दो किस्में जो हैं, ये एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस, यानी कोर्स आपने तैयार किया हुआ है और स्टूडेंट्स अपने पेस पर खुद सीख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिस तरह वो क्लास में अगर 40, 50, 60 लोग हों तो ज्यादा मुश्किल होगी उनको। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान में बात करें हायर एजुकेशन या आला एजुकेशन की, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज का विजन बेसिकली क्या है? और नो डाउट आपको भी पता है कि यूनिवर्सिटीज़ के नॉर्मली जो फीस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और एक जो मिडिल क्लास है या लो मिडिल है वो इस तरह से अफोर्ड नहीं कर पाते। आप लोग उस हवाले से क्या काम करें ताकि तमाम तर कैटेगरीज को आप केटर कर सकें इसमें? ये बहुत उम्दा सवाल है, बहुत शुक्रिया आपका। इसलिए देखें, विजन में तो सैयद बाबर अली साहब और जो फाउंडिंग मेंबर्स थे कोई 30 साल पहले, उन्होंने ये सोचा था कि ये कोई लीडिंग रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी कायम किए जाए, जिसमें टीचिंग में महारत और ये लर्निंग विदाउट बॉर्डर्स की फिलॉसफी जो मैं बता रहा था, ये जरूर हो। तो अब ये देखें कि हम एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है और हमारा फोकस डाइवर्सिटी पे है। यानी ये कि हमारे पास 130 से ज्यादा गांव मुख्तलिफ इलाकों से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं खोटकी, तंदू आदम, भावल नगर, तुर्बत, टैक्सिला, हुंजा, स्वात, मैं तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन। तो इस तरह ये डाइवर्सिटी लम्स को एक मिनी पाकिस्तान बना देती है, जहां मुख्तलिफ कल्चर, जबान बोलने वाले हर तरह के लोग मिलके पढ़ते हैं, लिखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। तो अब आप ये पूछ रही थी फीस के बारे में एंड अबाउट बैरियर्स। तो देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट। ये तो ऐसी बात है कि अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, आप मोटरसाइकिल पे जाएंगे या आप क्या कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेंगे या अपनी गाड़ी में जाएंगे, तो ये सबकी अलग अलग हैसियत होती है। हमने ये सोचा कि 20 साल पहले 2001 में लम्स का एक नेशनल आउटरीच प्रोग्राम बना। इसको NOP के दौर पे एक खास प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों से ज़हीन अफराद को दुनिया की बेहतरीन तालीम दी जाए। तो अब तक 1200 से ज्यादा स्टूडेंट्स ये NOP से फायदा उठा चुके हैं और हमने कोई 2.8 बिलियन रुपीस का फाइनेंशियल सपोर्ट इस प्रोग्राम से एडमिनिस्टर किया है। जी, तो अब देखें, ये जो प्रोग्राम है उसके अलावा बियॉन्ड द NOP ये लोगों को ज्यादा पता नहीं है, बट 1 out of 3 स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ मिलता है। और ये फाइनेंशियल सपोर्ट जो है 20% से 140% तक ट्यूशन के दौर पे। अच्छा, दिस इज एक्चुअली ग्रेट। चलें, अच्छा लगा ये जान के। लेकिन दूसरी जाने मेरा सवाल ये भी है कि हम अनफॉर्चुनेटली दुनिया की अगर इस बात करते हैं तो वी हैव जस्ट अ फ्यू इंस्टीट्यूशंस जो जाके आते हैं। आपने चूंकि बैनुल अक़वामी सतह पर बड़ी इंस्टीट्यूशंस के साथ काम किया है तो आपको बेहतर आइडिया होगा, जहां पे लम्स जैसे इदारे बच्चों को तालीम फराहम करने के लिए अपना एक बेहतर मैार रखते हैं, वहीं पे आपकी जो टीचिंग क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। एंड आई थिंक इफ इट इज डिलीवर्ड टू द यूनिवर्सिटीज, जो कि इस वक्त जिनको ऊपर आने की जरूरत है, एक कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, तो उससे मेरे ख्याल में इदारों का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर हो सकता है और इदारों का मैार बेहतर हो सकता है। क्या इस लिहाज से भी कोई प्लान पाइपलाइन में है कि टीचर्स ट्रेनिंग की जाए या फिर उन इदारों को सपोर्ट दिया जाए आप जैसे अच्छे इदारों की जानिब से? बिल्कुल यही विजन में यही है कि लम्स मुख्तलिफ जरूर है, लेकिन और टॉप यूनिवर्सिटीज की बहुत जरूरत है पाकिस्तान में। हमारे पास 200 यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान में, लेकिन कितनी डिमांड कितनी है आपको पता है। हम बड़ी वी आर अ यंग नेशन, तो अब यहाँ पर तो हमारे पास कोई 300 PhD हैं जो दुनिया के टॉप स्कूल से आके यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। अब आप ये ट्रेनिंग का जो बोल रहे हैं, ये इंटर इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन जो है, ये बहुत अहम और जरूरत पाकिस्तान में बहुत जरूरी बात है। तो इसमें हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू और फिर इंटर लिंकेजेस जो हैं, हम कोलैबोरेट करते हैं रिसर्च में, हम टीचिंग में भी करते हैं। और ये टीचिंग ट्रेनिंग का जो आप पूछ रहे थे,
इसमें ये याद रखें कि हमारे जो 5 स्कूल हैं यहाँ पर, सबसे पुराना बिजनेस स्कूल था। एंड बाय द वे, बिजनेस स्कूल में मैं ये भी बता दूं कि जेंडर के तौर पे हर ग्रेजुएट प्रोग्राम में हम 50% स्कॉलरशिप देते हैं हर प्रोग्राम में। अच्छा। तो ये ट्रेनिंग के दौर पे अब सबसे जो नया स्कूल है हमारा, विच इज द स्कूल ऑफ एजुकेशन, उनका ये फोकस है, बिल्कुल अहम फोकस है कि ये टीचर ट्रेनिंग के लिए किस तरह ये लीडर्स प्रोड्यूस करें कि वो उनसे फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि अभी इस वक्त मुझे लगता है आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, फैकल्टी सब आपको देख रहे होंगे, पहले तो हम जानना चाहेंगे, आर यू स्ट्रिक्ट वाइस चांसलर और यू आर द वन जो बहुत थोड़ा लाइटर रहते हैं? सो एक लाइटर नोट पर अपने तमाम देखने वालों को कोई मैसेज आप देना चाहें? देखें, इट्स सच अ प्रिविलेज। मैं तो मेरी फैमिली अभी कनाडा में है, लेकिन मेरी दूसरी फैमिली जो बहुत दिल खोल के जिन्होंने मुझे यहाँ पर वेलकम किया है, तो मैं उनसे सिर्फ बहुत शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ। और सबसे ज्यादा तो फैकल्टी जो जिनके साथ यहाँ पर रहते हैं, ये मेरा घर यहीं पर है, लम्जी में है, और 150 लोगों का घर यहीं पर है, और 2500 स्टूडेंट्स का घर यहीं पर है। डॉक्टर साहब, हमारे पास टाइम कम है। इट्स सच एन ऑनर टू हैव यू। आपकी प्रोफाइल पढ़ के एंड देन द वे यू आर टेकिंग थिंग्स फॉरवर्ड, बहुत जबरदस्त बात है, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में डिटेल्स आपसे मौका मिला तो जरूर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस लिविंग एक्सप्रेसो। आप डॉक्टर अरशद को सुन रहे थे जो कि हमारे साथ थे, वीसी लम्स, और अपने फ्यूचर प्लान्स के हवाले से बता रहे थे। बिल्कुल, और अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में बात करेंगे अफगान अमन अमल की। तो अमेरिका ने अफगानिस्तान में अमन के अमल को आगे बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ादे ने पाकिस्तान का दौरा किया और आला अस्करी क़यादत से मुलाकात भी की। ज़राए के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोनिक रब्ता किया है और अफगान अमन अमल पर मुआहदे पर तवील मशावरत भी की है। बिल्कुल, और आपने चूंकि जिक्र किया अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद का, तो उन्होंने तालिबान की मुज़ाकराती टीम से भी एक मुलाकात की है और अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए अफगान और तालिबान रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस बुलाने की भी तजवीज़ दी गई है। ताहम सदर अशरफ गनी ने दो टोक अल्फाज में जो अबूरी हुकूमत का क़याम है उससे इनकार करते हुए वाज़ेह किया है कि जब तक मैं जिंदा हूँ कोई अबूरी हुकूमत नहीं बनेगी और अफगान हुकूमत किसी सूरत डिक्टेशन नहीं लेगी। दूसरी जानिब जो बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से जो अफगान रहनुमा है उनको एक खत लिखा गया है जिसमें यह कहा गया है कि अगरचे बाइडन इंतज़ामिया अफगान तालिबान और अमरीका के दरमियान होने वाले इस अमन मुआहदे पर नजरसानी कर रही है और ये रिव्यू अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, ताहम दीगर ऑप्शंस के साथ साथ 1 मई को अमरीका अफगानिस्तान से अपनी फौज के इनखला पर अभी गौर कर रहा है। खत में सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा है कि अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा से रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान और भारत के वज़राए ख़ारजा और मंदोबीन पर मुश्तमिल एक इजलास बुलाने की दरख्वास्त भी करेगा ताकि अमरीका के साथ अफगान अमन अमल पर एक मुश्तरका लाएअमल तरतीब दिया जा सके। ये जो ऑप्शन इस वक्त अमरीका देना चाह रहा है, इस ऑप्शन की बुनियादी वजह क्या है और अगर फौज निकालनी ही है तो फिर अबूरी हुकूमत की बात क्यों हो रही है? ये सारी बड़ी एक अजीब किस्म की मिक्स प्लेटर किस्म की सूरत हाल बन रही है और पिछले 5 महीने से ये अमल तातुल का शिकार है। कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तज्जियाकार हैं, उनसे जरा पूछते हैं कि वो इस पे क्या राय रखते हैं। कामरान, एक तो इस खत की बुनियादी तौर पर वजह क्या है और इस वक्त अशरफ गनी साहब जो कह रहे हैं कि जी इसमें तो अफगान अवाम के वोट का ख्याल ही नहीं है और डायरेक्टली इंटरवीन करने की कोशिश की जा रही है, जबकि तालिबान दावा करते हैं कि दे हैव द पब्लिक पॉपुलैरिटी, वो उनके पास पब्लिक वोट है। तो बुनियादी तौर पर सूरत हाल बन क्या रही है? सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त जो अमरीकी इंतजामिया है या अमरीका है वो बड़ा डेस्परेट है। वो चाहते हैं कि ये जो 1 मई तक अपनी ट्रुप्स बुला भी लें और उसके साथ साथ एक ऐसा मुआहदा भी हो जाए जिसकी वजह से अफगानिस्तान में कदरे अमन वापस आए। अब जो सबसे बड़ा मसला है, ये जो खत है, ये बुनियादी तौर पर ये रिफ्लेक्ट करता है कि इस वक्त अमरीका के अंदर भी ये एहसास पाया जाता है कि इस वक्त जो अशरफ गनी है शायद इस अमन के अमल में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि ये जो अबूरी सेटअप है ये इससे पहले भी बात होती रही है। लेकिन अशरफ गनी समझते हैं कि क्योंकि उनको 5 साल का मैंडेट मिला है तो 5 साल से पहले तो वो जाने वाले नहीं है। अगर कोई भी मुआहदा होता है तालिबान के साथ तो वो 5 साल के बाद उस पर अमल दरामद होगा। लेकिन तालिबान भी और जो बाकी खित्ते के ममालिक हैं, अमरीका भी और इवन रूस भी ये समझता है कि अगर अमन मुआहदा होना है तो फिर 5 साल का तो इंतजार नहीं होगा, तो फिर जो मौजूदा सेटअप है इसको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। तो इस वजह से
ये तजावीज़ सामने आ रही हैं कि एक अबूरी सेटअप लाया जाए जिसमें ना सिर्फ अफगान गवर्नमेंट जो मौजूदा पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं बल्कि तालिबान को भी उसके अंदर शामिल किया जाए और उस जो अबूरी सेटअप है उसके फिर तहत जो है वो इलेक्शंस करवाए जाएं। लेकिन जाहिर है कि ये सिर्फ तजावीज़ हैं, एक डेस्परेट अटेम्प्ट है अमेरिका की तरफ से और लोगों का ख्याल है कि 20 साल तक अगर अमन कायम नहीं कर सका अमेरिका तो शायद इन चंद माह के अंदर ये बहुत एक अपहिल टास्क है। कामरान, पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी क्या है इस तजवीज़ को लेकर? क्योंकि ऑब्वियसली अफगानिस्तान के लोग एक अरसे तक उनकी दूसरी तीसरी जनरेशन चल रही है, मुख्तलिफ अदवार में जंग के अंदर रहे हैं, तो ये जो फैसला आ रहा है इसमें क्या पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी है जिसकी सपोर्ट अशरफ गनी ले रहे हैं कि इसमें अवाम के वोट को नज़रअंदाज किया जा रहा है? ऑब्वियसली इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ डिक्टेशन वी मस्ट से, तो इसमें पब्लिक की क्या एक्सेप्टेबिलिटी, अफगान अवाम की हम अगर बात करें? देखिए, पब्लिक ओपिनियन यकीनन वहां पर डिवाइडेड है। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, एक इत्तेफाक राय जरूर है कि अफगानिस्तान के अवाम अब जंग से तंग आ चुके हैं, वो अमन चाहते हैं, वो रोजगार चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके मुल्क में हालात मामूल पर आए। और उसके लिए मेरे ख्याल में जो डॉक्टर अब्दुल्ला हैं, जो हाई पीस काउंसिल है वहां पर उसके सरबराह भी हैं, उनकी अप्रोच जरा प्रैग्मेटिक है। वो इस बात पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे कि उनका ख्याल है कि अमन अमल के लिए अगर अबूरी सेटअप आता है, अगर तालिबान को शामिल कर लिया जाए और कोई राह निकलती है अमन के लिए तो उसके लिए जरूर जाना चाहिए। लेकिन जो अशरफ गनी हैं, क्योंकि वो पश्तून भी हैं, उनको ये लगता है कि अगर तालिबान आएंगे, क्योंकि जब अगर पावर शेयरिंग एग्रीमेंट होगी तो फिर इस बुनियाद पर होगी जो एथनिसिटी है, तो फिर उनको लगता है कि तालिबान भी क्योंकि पश्तून है तो अशरफ गनी साहब का वहां पर कोई इतना किरदार नहीं होता। डॉक्टर अब्दुल्ला जो है वो क्योंकि नॉन पश्तून है तो उनको लगता है कि तालिबान के साथ जो पावर शेयरिंग होगी उसके अंदर भी उनका सेटअप आएगा। तो बुनियादी तौर पर मसला असल में जो सबसे बड़ा है वो अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त इत्तेफाक राय पैदा होना बहुत जरूरी है। बाकी ममालिक जितनी कोशिश कर लें, अफगानिस्तान के अपने जो लोग हैं, जो सियासी जमातें हैं, जो लीडरान हैं, उनके दरमियान अगर इत्तेफाक राय नहीं होगा तो जितनी मर्जी कोशिश पाकिस्तान कर ले, अमेरिका कर ले, रूस कर ले, उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। अच्छा कामरान, अभी हम जो इंतजामिया के हवाले से भी बात कर रहे थे, पॉलिसी आपको क्या लग रही है अफगानिस्तान को लेकर? क्या पॉलिसी है इस नई इंतजामिया की? जो खत लिखा गया उसमें कहा गया कि उस जो मुआहिदा किया गया था उस पर भी नजरसानी की जा रही है। देखें, जो पॉलिसी है मुझे लगता है कि एक तो अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है। दो कि उन्होंने कहा कि वो 29 फरवरी 2020 के मुआहदे पर नजरसानी करेंगे, लेकिन जो अल्टीमेटम या जो खत लिखा गया है उसमें तो बड़ा वाज़ेह है कि उनके पास बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। और वही जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अगर अफगानिस्तान का कोई हल है तो वो सियासी हल है। और अब ये कोशिश की गई है कि उस सियासी अमल को, अगर आप उस खत का मतन देखें तो उसमें यही कहा गया है कि जो इनिशियल असेसमेंट है अमेरिका की, दो कि हम अभी नजरसानी कर रहे हैं, इनिशियल असेसमेंट हमारी यही है कि ये जो मौजूदा अमन अमल है या जो मुज़ाकरात का अमल है उसको तेज किया जाए और किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। तो इसका मतलब ये है कि ट्रंप इंतजामिया की तरह जो बाइडन इंतजामिया है वो भी मुज़ाकरात को तरजीह दे रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि शायद अब वो जल्दी में वो चाहते हैं कि 2-3 महीने के अंदर ये कोई ऊंट की करवट बैठ जाए, एक पूरी सेटअप भी आ जाए और मामलात किसी तरफ चल पड़े। लेकिन ये इतना आसान मामला नहीं है। अगर इतना आसान होता तो अमेरिका को अभी 20 साल ना लगते, क्योंकि अमेरिका फंसा हुआ है, वो किसी तरीके से वहां से निकलना चाहता है। अब वो कैसे निकलेगा ये मेरे ख्याल में देखने वाली बात है। हम कहाँ खड़े हैं इस सारी सूरत हाल में? पाकिस्तान के बड़े अहम राब्ते भी हुए हैं, जैसे कि हमने सेक्रेटरी ब्लिंकन की बात की है, ही टॉक टू दी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और उसके अलावा मुख्तलिफ दौरे भी रिसेंट पास के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट हुए हैं। वेयर डज द पाकिस्तान स्टैंड? देखिए, पाकिस्तान के सारे अमल में बहुत कलीदी किरदार है, क्योंकि ये बात मत भूलें कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ अफगान मुज़ाकरात को फैसिलिटेट किया, बल्कि 29 फरवरी 2020 को जो डील हुई उसमें पाकिस्तान का मरकजी किरदार है। फिर जो इंट्रा अफगान डायलॉग हुए उसमें पाकिस्तान का मरकजी किरदार है। तो यही वो बुनियादी वजह है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आर्मी चीफ से भी बात की, फिर दोहा और काबुल के विजिट के बाद ज़ालिम खलीलजाद पाकिस्तान के दौरे पर आए और आला अस्करी क़यादत से मुलाकात की। और बुनियादी तौर पर वो यही चाह रहे हैं कि एक तरफ जो अमेरिका है वो अफगान गवर्नमेंट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने रवैये में लचक पैदा करें, तो दूसरी तरफ वो चाह रहे हैं कि तालिबान भी अपने रवैये में लचक पैदा करें। और वो पाकिस्तान से इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको लगता है कि पाकिस्तान का अभी भी तालिबान के ऊपर कुछ असर रसूख है। तो बुनियादी तौर पर ये फोकस इसी बात पर है और पाकिस्तान का यकीनन बहुत सेंट्रल रोल होगा। और पाकिस्तान बुनियादी तौर पर चाहता यही है कि अफगानिस्तान का हल जो है वो जंग नहीं है, मुज़ाकरात के जरिए है, एक सियासी अमल के जरिए है। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो भी फैसला हो
वो अफगानिस्तान के अवाम को करना चाहिए, लेकिन मुश्किल ये है कि शायद अफगानिस्तान के अंदर इसके ऊपर अभी इत्तेफाक राय नहीं। अच्छा, पाकिस्तान ने कुछ बड़े अहम फैसले जिसमें और बड़ी अहम कारकर्दगी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑन द बॉर्डर्स दिखाई, उसमें से बॉर्डर फेंसिंग एक बड़ा अहम अमल था जो हमने किया। इसके बाद पाकिस्तान से जो क्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म का एक भूत हमारे सर पे रहता था, एक खौफ हमारे ऊपर रहता था, किस हद तक हम उस प्रेशर से अब तक अपने आप को आज़ाद कर पाए हैं, और ओबियसली उसका असर हमारे फैसलों पे भी नज़र आता है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो मंदोबीन का इजलास अक़वाम मुत्तहिदा में बुलाया जा रहा है, इसमें भारत के वज़ीर ख़ारिजा भी मौजूद हैं, तो डायरेक्टली भारत का स्टेक इस हद तक तो ज़रूर है कि वो अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है और अपनी इन्वेस्टमेंट्स करता रहा है ताकि अफगानिस्तान की लीडरशिप पाकिस्तान के खिलाफ रहे। इसके अलावा मज़ीद क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं कि भारत भी इस डायलॉग का हिस्सा है? देखें, दो आपने जो सवाल किए, पहला जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, बॉर्डर फेंसिंग, ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान, देखें आपके पास प्लान ए प्लान बी भी होता है। पाकिस्तान को ये भी पता है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी होती है तो जिस तरह 9/11 के बाद एक इन्फ्लक्स हुआ था कि वहां से बहुत से मुहाजिरीन भी आए और मुहाजिरीन की आड़ में जो दहशतगर्द अनासर हैं वो भी पाकिस्तान में आए, जिसकी वजह से आपको पता है कि तवील जंग हमें लड़नी पड़ी। तो ये पाकिस्तान के अंदर खदशा मौजूद है कि अगर वहां पर सिविल वॉर होती है और वहां पर अनगवर्नड स्पेस होती है तो टीटीपी जैसे और जो बाकी दाइश जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको मौका मिलेगा कि वो दोबारा सर उठाएं और पाकिस्तान के लिए खतरा है, तो पाकिस्तान उसके लिए पेशबंदी कर रहा है। दूसरा, आपने जिक्र किया कि ये जो यूएन स्पॉन्सर्ड एक कॉन्फ्रेंस की तजवीज है जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान, चीन, ईरान, यूएस बल्कि इंडिया को भी दावत दी गई है। अब पाकिस्तान के जरूर इस हवाले से खदशात हैं। नंबर 1, पाकिस्तान ये समझता है कि जो रीजनल प्लेयर्स की अगर बात करें तो अफगानिस्तान के जो इमीडिएट नेबर्स हैं जिनका बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, उनके डायरेक्ट स्टेक्स हैं और भारत का उस तरह से स्टेक नहीं है। हाँ, भारत का ये भी कहते हैं कि क्योंकि भारत एक स्पॉइलर है तो आप एक स्पॉइलर के साथ बैठ के किस तरह मुज़ाकरात करें। लेकिन दूसरा नुक्ता नज़र ये भी है कि इसके ऊपर बात भी हो रही है कि अगर पाकिस्तान और भारत के एक दूसरे के हवाले से कंसर्न्स हैं तो ये भी एक नुक्ता नजर है कि फिर भारत को फेस टू फेस बिठा लेना चाहिए ताकि खुलकर वहां पर बात हो जाए कि आप चाहते क्या हैं अफगानिस्तान के अंदर। आप प्रॉक्सी खेल रहे हैं वहां पर, आप बदअमनी फैलाना चाहते हैं, तो अमेरिका और जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके सामने बैठ करके बात हो तो शायद पाकिस्तान के लिए भी एक मौका है कि वहां पर भारत के सामने जो भी खदशात हैं पाकिस्तान अपने वहां पर रखे, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि उनको उसमें शामिल करे, क्योंकि भारत ने वहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी की है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर पाकिस्तान एतराज भी करेगा तो भारत को दावत नहीं दी जाएगी। और एक और बात याद रखें, एक और प्रोसेस था हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, उसमें भी भारत रहा है जी। तो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान को अपने इस रवैये में थोड़ी लचक पैदा करनी पड़ेगी, लेकिन पाकिस्तान मेरे ख्याल में उसको अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल भी कर सकता है कि भारत अगर टेबल पे बैठेगा तो हम जो तमाम डोसियर और सबूत होते हैं वो बाकी लोगों के सामने रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये अच्छी बात आपने की है कि एक प्लेटफॉर्म हो सकता है कि हम अपने अपने डोजियर्स और दीगर चीज़ें बाकी ममालिक के सामने रख सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब ओबियसली अमेरिका के स्टेक्स चूंकि मौजूद है और अमेरिका को लगता है कि भारत एक बाएतमाद मुल्क है उसके लिए इस खत्ते के अंदर उसके कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश भी करता रहा है भारत, तो एक रीज़न हो सकती है। कामरान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत ज़बरदस्त, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एज यूजुअल एज एवर आपने एनालिसिस हमारे सामने रखा। हम बात इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात को लेकर ओवरऑल अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है और उस पर अमेरिका ने एक रिसेंट मूव किया पूरी हुकूमत बनाने के लिए, इस सारी पिक्चर के ऊपर हम बात कर रहे थे। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बारी हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने वाला है। बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है, बन जो कुछ यानी कि क्लस्ट्रोफोबिक होते हैं, वो उसके हवाले से वकार अहमद मलिक और हिना न्याजी हमें कुछ बताने वाले हैं। ओवर टू यू गाइस। थैंक यू सो मच इमरान एंड नर्मला। वकार साहब, आज हम बात करेंगे क्लॉस्ट्रोफोबिक लोगों के हवाले से, ऐसे लोग जिनको बंद जगहों का खौफ होता है, जो बंद जगहों में नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा रेस्ट रूम है जो बहुत ज्यादा तंग है, कोई ऐसी स्ट्रीट है जो बहुत नैरो है, कोई ऐसी रॉक है। इस खौफ को कैसे कम किया जाए? खास तौर पे वो लोग जो ट्रेन में या फिर खुसूसी तौर पर अगर कोई प्लेन में सफर करते हैं तो उनका दम घुटना शुरू हो जाता है, दे फील कि वो पैनिक अटैक हो जाता है। और ये पैनिक अटैक जो है ये इतना सवेर होता है, इतना सख्त होता है कि जनरली लोग ये कहते हैं, इस तरह के लोगों को ये मशवरा देते हैं कि आप जब आपको इस तरह का पैनिक अटैक हो या इस तरह बंद जगहों के हवाले से खौफ महसूस हो तो आप अपनी अटेंशन डाइवर्ट करके मोबाइल वगैरह देख लिया करें। ये वो है, तो मैं उनको अमूमन मिसाल देता हूँ, ये बिल्कुल ऐसे है जब जैसे किसी ने आपको ऊपर गन रखी हुई है और 10 to 1 पे काउंट कर रहा है,
और वो कह रहा है कि 1 पे मैं गोली चला दूंगा और एक्चुअली वो चला देगा। और आप 10 to 1 पे जो काउंटिंग है इसमें आप मुझे कह रहे हैं कि आप थोड़ी देर मोबाइल देख रहे हैं। वो पैनिक अटैक ये जो क्लास्ट्रोफोबिया है इसकी एक तो जितने भी लोग हैं जिनको बंद जगहों से खौफ आता है उनको हर सूरत में ट्रीटमेंट करवा लेनी चाहिए। बिकॉज मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। ट्रीटमेंट करवाना अगर आप नहीं करवाते तो एक्चुअली आप एक विशियस सर्कल या एक मनुष्य चक्कर होता है जिसमें आप फंसते चले जाते हैं और फिर उसका स्पेक्ट्रम ज्यादा होता चले जाता है। फिर आपको यानी जिन जगहों से अभी खौफ नहीं आता उनसे भी खौफ आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ट्रिगर किसी भी जगह पे ट्रिगर होगा, जिस तरह आपने शुरू में गिनवाए हैं, कोई टनल हो सकती है एनीथिंग। ट्रिगर के बाद थॉट्स पैदा होती हैं। वो थॉट्स जो हैं वो अमूमन इस तरह की होती हैं कि मैं ट्रैप हो गया हूँ या मैं एग्जिट नहीं कर सकता यहाँ से, फंस गया हूँ। तो थॉट्स के नतीजे में फीलिंग्स पैदा होती हैं। वो एंजाइटी है, फियर है, वो सारी मिलके एक पैनिक अटैक हो जाता है। ठीक है, जिसमें आपको आपके हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है, स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, सफोकेटेड फील करते हैं और जैसे बस मैं जाने लगा हूँ। और ये अच्छा, फिर उसके बाद फीलिंग के बाद फिर तीसरी चीज आती है बिहेवियर या कंपल्शन। यानी आप उसको बिहेवियर से मुराद ये है कि आप ऐसे ट्रिगर्स को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही है ना? अच्छा, जितना अवॉइड करेंगे तो भी अगर वो ट्रिगर आएगा, फिर वही थॉट्स, फिर वही फीलिंग, फिर वही, तो आप उसी के अंदर फंसते चले जाएंगे। आपको हर सूरत में CBT या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है जिसमें वो थॉट्स को बेसिकली मॉडिफाई या उनको बेहतर करते हैं ताकि वो थॉट्स ही पैदा ना हो जिसके नतीजे में फीलिंग पैदा होती है, फीलिंग के नतीजे में बिहेवियर पैदा होता है। जहाँ तक आपकी वो बात है कि ऐसे किसी भी फर्द को जहाज में कैसे सफर करना चाहिए, या एक तो जब बोर्डिंग हो रही होती है तो आपने सबसे आखिर पे होना है। सबसे आखिर पे जब तमाम लोग जहाज के अंदर सेटल्ड हो जाएं, तो उस वक्त आप कोशिश करेंगे आखिर पे जाएं। आप किसी भी आपकी मियाँ वाली या भारत लगान की एक लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करते हैं? गुड़मुस या गड़मुस। उसका शिकार, यानी हजूम के अंदर आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए। वो किसी भी टाइम आपका ट्रिगर कर सकते हैं। आपकी जो सीट है वो आपको मिड से आगे आगे किसी जगह रखनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा लेग स्पेस लेनी चाहिए। अच्छा, वो लेग स्पेस भी ज्यादा लेनी चाहिए। और दूसरा ये कि आपको आयल वाली साइड पे, जो राहदारी वाली साइड होती है, उस साइड पे आपको सीट लेनी चाहिए। क्लास्ट्रोफोबिया के जो लोग होते हैं, जिनको बंद जगहों का खौफ होता है, वो अपनी तरफ से ये समझते हैं कि अगर वो विंडो वाली बैठेंगे ना तो बड़ा अच्छा व्यू आएगा, सांस नहीं घुटेगा। हाँ, वो क्योंकि बाहर उनको नजर आता है, लेकिन उसमें पैनिक अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि अगर वो 3 सीटें हैं और अगर आप इस साइड पे बैठे हैं और यहाँ पे 2 फर्द बैठे हैं और गलती से कोई मोटा फर्द भी बैठा है, तो एक्चुअली क्योंकि ये प्रॉब्लम एग्जिट का है, तो ये ट्रिगर अमूमन वहां पे होता है जहां पे आपको एग्जिट का खौफ हो। तो आप अपने आप को किसी जगह फंसा हुआ फील करेंगे तो आपको एकदम पैनिक अटैक होगा। जबकि आयल या उस राधारी वाली जो साइड है उसका फायदा ये है कि आपको एक स्पेस का एक ब्रेन को हो रहा होता है कि मैं यहाँ से इजीली उठ के बाहर भी जा सकता हूँ। यहाँ फिर यह है कि आपने अगर खुदकुशी का इरादा है, यानी आपने बहुत ही करना है, तो इसके लिए जो आइडियल तरीन सीट है पैनिक अटैक ट्रिगर करने के लिए क्लास्ट्रोफोबिया आदमी को, वो जहाज की सबसे आखिरी और विंडो वाली साइड है। ठीक है, जहाँ पे आपको पूरा जहाज के सारे लोग नजर आ रहे हों और विंडो वाली साइड जहाज यूं भी हो रहा है तो अब यूं हो रहे हैं और यूं हो रहे हैं तो अब यूं हो रहे हैं। किसी भी क्लास्ट्रोफोबिया के बंदे को कम से कम वो नहीं करनी चाहिए। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको ज़हन में रखना चाहिए कि इस पैनिक अटैक से या किसी भी पैनिक अटैक से जो क्लास्ट्रोफोबिया, कभी आज तक कोई डेथ नहीं हुई। ये जब आप अपने ज़हन में बिठा लें कि कभी आज तक डेथ नहीं हुई, तो उसका भी एक अच्छा वो हो सकता है। आपको पता है कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मैकडेला स्टॉर्म है, एक ये जो आपके अंदर तूफान उठा है, ये जो आपको शदीद किस्म का पैनिक अटैक है, इसकी लिमिट जो है वो कोई 20 to 21 मिनट है। ठीक है, ये कम है अजियत, लेकिन अगर आपको ये आइडिया होना कि ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, ये सब कुछ जो है इवेंचुअली 20 मिनट तक इसने वैसे ही एंड हो जाना। जो अच्छी एयरलाइंस हैं उसमें अमले को तरबियत दी जाती है कि अगर इस तरह का क्लास्ट्रोफोबिक कोई आ जाए जिसको बंद जगहों का खौफ हो तो उसको किस तरह करना है, यानी उसको आप आज़ादी दे देते हैं। मेडिकेशन भी इसके लिए होती है, मेडिकेशन भी होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन वो मेडिकेशन जो है वो अब यहाँ पे नहीं इसलिए बताई जा सकती, वो इसमें कुछ सेंसिटिव मामला हैं। अगर आप से कंसल्टेशन के बाद 2 तरह की ये मेडिसिन हैं। एक तो ये है कि आपको वो डॉक्टर रिकमेंड करेगा जिसमें आप थोड़ा सा उस तरह जाएंगे। दूसरा ये है कि प्लेसिबो जो है वो बहुत इफेक्टिव है। प्लेसिबो यानी कोई ऐसी टैबलेट जो कि क्लास्ट्रोफोबिक पेशेंट को ये ना पता हो कि ये मतलब उसमें कुछ भी ना हो, ठीक है, वो उसमें कुछ भी ना हो, यानी आप
उसको पैनाडोल तो उसको पता होगा, लेकिन पैनाडोल जैसी कोई चीज एनीथिंग जो कि उसका कोई ताल्लुक नहीं है आपने उसको दे दी, वो उसका कोई इफेक्ट नहीं होना उस पर, लेकिन आप उसको ये दी कि भाई ये तुमने संभाल के रखनी है, लेकिन ये तुमने तब इस्तेमाल करनी है जब तुम समझो कि बिल्कुल अब हालात हाथ से जा रहे हैं और पैनिक अटैक बहुत सवेर हो गया तब। और इस पे जो सबसे अच्छा तजुर्बा रहा वो मैंने अपनी अम्मी के वाले से किया। अच्छा, तो सक्सेसफुल था। एग्जैक्टली हम एयरपोर्ट पे जा रहे थे, वो हज पे उन्होंने जाना था और वहाँ मतलब मैं शदीद टेंस था क्योंकि उनको बहुत शदीद क्लास्ट्रोफोबिक हैं। मुझे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि आप पता है जहाज के अंदर आप कितने बेबस हो जाते हैं, आप क्या करेंगे आप शोर मचाएंगे, चीखेंगे, जहाज तो उतरने से रहा। तो बिल्कुल एयरपोर्ट से पहले मैं एक जगह गया और बस कोई इस तरह की टैबलेट्स मैंने ली जिनका कोई इफेक्ट नहीं था। वो मैंने अम्मी को कहा, मैंने कहा अम्मी आखिर मुझे मिल ही गई वो गोली, मिल ही गई, जहाज में सांस घुट रही बचने की गोली। अम्मी आज पे गई, आज से वापस भी आ गई, लेकिन उनको ना कोई अटैक हुआ कुछ नहीं, क्योंकि उनको पता था कि बेटे ने। लेकिन इसको इस हवाले से आसान कभी भी ना दें, इसको इसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर डॉक्टर को कंसल्ट करें ताकि ये फैलता ना चला जाए। आज आपको वॉशरूम से है प्रॉब्लम, कल हो सकता है कि एक बड़े स्टोर में जाए, वो तीसरे दिन हो सकता है टनल से गुजर रहे हो, कोई ऐसे रोड पे जा रहे हो, कोई ऐसा ट्रैवल कर रहे हो फैमिली के साथ और आप ये इसका खदशा होता है कि नंबर ऑफ ट्रिगर्स जो हैं वो बढ़ते चले जाएं, तो वो फिर आपकी अगर आप ड्राइविंग सीट पे बैठे और गाड़ी चला रहे हो और सामने से टनल है फिर क्या होगा। तो इसलिए डॉक्टर के पास जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वकार साहब। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि एक अंदाजे के मुताबिक 20 मिलियन से ज़ायद पाकिस्तानी गुर्दों के अमराज में मुब्तला है, जिसका इलाज खासा महंगा होता है और डायलिसिस पर अगर हम बात करें तो कई हफ्ते बल्कि महीने लग जाते हैं। लेकिन अब मेडिकल साइंस में एक बड़ी खबर मंजर आम पर आई है, वो ये कि वजारत IT के ताउन से एक निजी कंपनी के ताउन ने दोनों ने कोलैबोरेट किया और पाकिस्तान की पहली ब्लडलेस डायलिसिस मशीन तैयार की है, जिसने गुर्दों के मर्ज में मुब्तला जो मरीज हैं घर में बगैर किसी तकलीफ के डायलिसिस कर सकते हैं। बड़ी इफेक्टिव भी है और बड़ी इंप्रेसिव भी है ये इन्वेंशन। हम अगर इसको बात करें, उस्मान फारूक साहब ने इस मशीन को तैयार किया है, बायोनिक्स से इनका ताल्लुक है, इस वक्त हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वो फारिग तहसील है। उनसे हम ज़रा इस हवाले से पूछते हैं इस आइडिया को लेकर एंड देन इसकी इफेक्टिवनेस को लेकर। और ब्रेकिंग न्यूज़, इस मशीन ने पहली ह्यूमन लाइफ को भी बचाया है, जो उस्मान साहब ने हमारे सामने अभी डिटेल्स रखी हैं। और उसके साथ साथ ये है कि दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस दीज मशीन्स इन पाकिस्तान, जो कि अनकरीब पाकिस्तान के डिफरेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए बिल्कुल दस्तयाब होंगी इस्तेमाल के लिए। सो ये सारी खबरें हैं। फारूक, उस्मान, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? गुड टू सी यू। बड़ी ज़बरदस्त। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये मशीन है क्या, हाउ इज़ इट डिफरेंट देन इफ द यूजुअल जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तान में चूंकि आप बना रहे हैं तो क्या इसकी इफेक्टिवनेस और इसका जो ट्रस्ट लेवल है पेशेंट्स का इसके ऊपर वही रहेगा? इंशाल्लाह बिल्कुल ट्रस्ट लेवल सही रहेगा। थोड़ी सी करेक्शन करता हूँ, माइक MIT से, मैं हार्वर्ड से हूँ। ओके, तो मैं बट ठीक है, इंशाल्लाह यू विल सी कि ये ब्लडलेस डायलिसिस है, तो इसमें जो नीडल और वो जो पेन और ब्लड का हार्ट का एरिथमिया और वो सारी फटीक और बुजुर्गों को लेके डायलिसिस सेंटर जाना और लेके आना, ये घर में होता है और सोते हुए होता है। आप सोने से पहले अपने बेड के साथ कनेक्ट करें और आप सो जाएं, सुबह उठें डायलिसिस हुआ हुआ है। ओके, तो इट्स कम्प्लीटली पेन फ्री, कम्प्लीटली डायलिसिस एट होम। लेकिन डायलिसिस तो डिपेंड नहीं ब्लड के ऊपर करता है ना। हाँ। मेरी इतनी नॉलेज नहीं, आई एम सॉरी, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। तो ब्लडलेस कैसे है फिर ये? दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी जिसमें हम ब्लड को नहीं छेड़ते हैं। ओके, तो हम आपके जो पेट का एरिया है, इसकी एक मेम्ब्रेन होती है, उसके अगेंस्ट हम एक वाटर बेस्ड सोल्यूशन इन्फ्यूज़ करते हैं और वो आपके टॉक्सिन्स और क्रिएटिनिन एंड यूरिया को एक्सट्रैक्ट करता है और मशीन उसकी कैलकुलेशंस की बेस पे उसको निकाल देती है एंड यू आर डन। अच्छा, मतलब आपके ब्लड की उसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि डायलिसिस अमूमन बहुत पेनफुल होते हैं और जो लोग ये करवा रहे होते हैं जिनको इस तरह का प्रॉब्लम होता है, इट टेक मंथ्स और बहुत सारे लोग तो ईयर्स पे भी डिपेंडेंट होते हैं कि जी डायलिसिस कराना है। सो ये वाला जो प्रोसीजर है, इज इट सेफ? और जो लोग घर पे करें, इज इट यूजर फ्रेंडली, या जो लोग इसको इस्तेमाल करें, इज इट कन्वीनियंट फॉर देम टू यूज इट? मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका में जो मैं मशीन, जिन मशीनों के डिज़ाइन में रहा हूँ, वो ब्लडलेस डायलिसिस मशीनें थी, ठीक है, और वो 220 मिलियन थेरेपीज कर चुके हैं सेफ। अच्छा, हांगकांग 82% ब्लडलेस डायलिसिस के ऊपर है, ठीक है, ठीक है, और पाकिस्तान 0% पे है, ठीक है। तो दिस इज द टाइम टू गेट ऑन टू द ब्लडलेस डायलिसिस। कुछ फर्क ऐसा तो नहीं है कि विद द टाइम कुछ ऐसा इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर ये लेकर आए कि फॉर द टाइम बीइंग तो शायद ये एक सोल्यूशन हो, लेकिन वक्त के साथ साथ चूंकि इट रिलेट्स विद द ब्लड, तो आने वाले वक्त में कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर दे, ऐसा तो नहीं है? देखिए, कॉम्प्लिकेशन तो किसी भी साइड इफेक्ट्स या आफ्टर इफेक्ट्स की, साइड इफेक्ट्स तो किसी भी मेडिकल प्रोसीजर के हो सकते हैं, लेकिन लोग 12-12 साल 20-20 साल से इस थेरेपी पे हैं। और इसकी अच्छी बात ये है कि ये आपकी जो एग्जिस्टिंग किडनी का, अगर थोड़ा जैसे रेजिडुअल किडनी कहते हैं, रेजिडुअल किडनी फंक्शन, एग्जिस्टिंग किडनी को
आगे से आगे तक बचाता है। जो दूसरा ब्लड वाला डायलिसिस है वो एक्चुअली आपकी किडनीज को ज़्यादा जल्दी डिक्लाइन कर देता है। तो इसकी वजह से जो उनका रीनल फंक्शन है और उनकी लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ती है इन सम केसेस। ठीक है। अच्छा, आप पाकिस्तान में इसका सेटअप लगा रहे हैं, और अगर हम इस मशीन के हवाले से बात करें, एक्सपेंसिव इसके कितने हैं और एक मशीन कितनी कॉस्ट पे है, इस हवाले से भी थोड़ा बता दो। हमने बेसलाइन प्राइस 3 लाख रुपए सेट की है इसकी, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए और हर 11वीं मशीन हम फ्री देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और कुछ चैरिटीज हमारे साथ आ रही हैं, उन चैरिटीज में चैरिटीज फ्री टू डिजर्विंग पीपल और टू डिजर्विंग इंस्टीट्यूशंस। हमने कहा गाड़ी में डालो, पहुंचो। हम पहुंचे, पेशेंट बेहोश थी, कोई होश नहीं था उसको, और उसको 4 आवर्स ट्रीट किया, नेक्स्ट डे 4 आवर्स ट्रीट किया, और शी लिटरली वॉकड आउट ऑफ द हॉस्पिटल। और हमारी मशीन के साथ उसने कहा मेरी तस्वीर बनाओ ऐसे विक्ट्री के साइन। So this was the first test run you guys did? This was the first what we call acute recovery। ठीक है। जो क्रॉनिक जिन लोगों की रूटीन में चलता है वो हम करते रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा केस था कि पेशेंट ऑलमोस्ट शी वाज अबाउट टू पास आउट, कि शी वाज अबाउट टू डाई। तो अब फरूख, हम ये समझें कि आपकी इस मशीन के आने के बाद जो फॉर्मली जो अभी इस वक्त कन्वेंशनल डायलिसिस मशीनें चल रही हैं वो ऑब्सोलीट हो जाएंगी, आपकी टेक्नोलॉजी इसको टेक ओवर कर लेगी? जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बहुत बड़ी तादाद में, इवन पंजाब के जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे भी डायलिसिस मशीनें पड़ी हुई हैं। तो और बहुत महंगी मशीनें हैं, ऑब्सोलीट हो जाएंगी? मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ऑब्सोलीट हो जाएंगी, मैं ये कहूँगा कि हम मार्केट में एंटर हो रहे हैं और एक जो लोगों की घर में ज़रूरत है हम उसको पूरा कर रहे हैं, ताकि मेरे बुजुर्ग, मेरे वालिदैन, मेरे चाचा, किसी को चाहिए तो उसको घर में डायलिसिस मिल जाए। कुछ केसेस में आपको हॉस्पिटल में इमरजेंसी केसेस में मशीनें चाहिए होंगी, वो दूसरे कुछ केसेस ऐसे हैं, और कुछ लोगों को वो डायलिसिस पर्सन टू पर्सन, मतलब जहाँ पे ये काम नहीं करेगी वो चाहिए। कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें आप फॉर एग्जांपल इसमें जो है अगर कुछ लोगों की जो पेरिटोनियल कैविटीज हैं वो एरिया सही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई भी ट्रीटमेंट सूट नहीं करता किसी भी मेडिकल में। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हीमोडायलिसिस जो है एग्जिस्टिंग वो सूट नहीं करेगा, उनको उस पे लाया जाएगा। तो देयर इज ऑलवेज। अच्छा, ये घर पर यूज करना कितना कन्वीनियंट होगा, क्योंकि नॉर्मली ऑब्वियसली ये प्रोफेशनल के साथ आप यूज करते हो और सारा कुछ, तो आपने कहा कि लोग घर पर खुद से अपना डायलिसिस भी कर सकते हैं, तो ये इतना इजी यूजर फ्रेंडली है? हाँ, आप ब्लड प्रेशर चेक कर सकती है ना। हाँ, बस उतना मुश्किल है। अच्छा, ठीक है। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब एक तो ये कि आप यहाँ पे जो कि पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं, एशिया में ओवरऑल आपने हांगकांग का जिक्र किया, क्या दीगर जो हमारे साथ ममालिक हैं जैसे भारत है, बांग्लादेश है, उसमें भी इसका ट्रेंड है? और इन फ्यूचर क्या हम एक्सपेक्ट करें कि हम इससे कुछ, क्योंकि हमने, आपको याद होगा रिसेंटली हमने जो वेंटिलेटर्स थे वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करना शुरू किए, तो हम ये भी कर सकते हैं ऐसा? हाँ, अभी ऑलरेडी मुझे शिकागो से, डैलस से, बांग्लादेश से, इंडिया से, दुबई से, कतर से प्री ऑर्डर बुक किए हुए हमने। अच्छा, that's pretty nice. अभी कल रात में 2 बजे तक एक डैलस में किसी का कॉल पे था। So can we produce these machines cheaper than rest of the world in Pakistan? इंशाल्लाह। हमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस है हमारे लिए? दुनिया में ये जो ब्लडलेस मशीन है ये $17,000 से $27,000 की है, कम अज कम प्राइस। ठीक, पाकिस्तान में इतनी सस्ती क्यों है? हमने सारी चीज़ रीडिज़ाइन की है। माइक ने मैंने 3 साल लगाए इस चीज़ पे है कि मैंने कहा माइक अगर ये इस प्राइस में नहीं कर सकते तो करने का फ़ायदा कोई नहीं। क्योंकि आपने हर बंदे को कन्वीनियंस के तौर पे हमने सारी टेक्नोलॉजी को रीडिज़ाइन किया अपसाइड डाउन। ठीक है। तो उसको एक ऐसी प्राइस पॉइंट पे लेके आए हैं कि जो इंशाल्लाह हमारा कॉम्पिटिशन, जो लोग इस वक्त डायलिसिस के ऊपर हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अल्लाह उनको सेहत दे, हमारी दुआ है, आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए आप एज अ होप क्या बता सकते हैं आप अपनी इस टेक्नोलॉजी को लेकर, इस मशीन को लेकर? हाँ, इंशाल्लाह वी आर वर्किंग हार्ड टू गेट देयर। ठीक है, गवर्नमेंट की कुछ अप्रूवल्स और 17 डिपार्टमेंट्स और वो सारे पुल्स रात क्रॉस करनी है, इंशाल्लाह कर जाएंगे हम। और जो पेशेंट नहीं हैं उनको मैं कहूँगा नमक और चीनी कम खाएं, ठीक, पेशेंट ना बने, ठीक, बिकॉज दैट लीड्स टू डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज लीड्स टू किडनी फेलियर। ठीक है, दैट्स माय मैसेज। यानी कि एहतियात इलाज से बेहतर है, इन शॉर्ट। थैंक यू वेरी मच फरूख, इट्स ग्रेट टू हैव यू, और बहुत अच्छी, अल्लाह करे ये सक्सेसफुल मजीद हो और आप इसको कमर्शियली भी तो करना चाह रही हैं, लेकिन आम लोगों के लिए इन्होंने कहा कि एवरी 11th यूनिट विच इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड वो फ्री दिया जाएगा, और उसमें डिजर्विंग लोगों की ये बड़ी अच्छी बात है। विद दैट सबसे अच्छी बात यह है कि आप चीनी, नमक कम खाएं, मरीज बने ही ना, ताकि आपको मशीन की जरूरत ही ना पड़े। फारूक उस्मान हमारे साथ है, थैंक यू सो मच फारूक वंस अगेन। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। अच्छा, जब यार इस वक्त तो चला है 10:51 और ये हमारे नाश्ते का वक्त होता है या कुछ खाने का वक्त होता है, और वो वक्त आन पहुंचा है। तुसी जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ,
नहीं Show ਤੁਸੀਂ खत्म ना करके जाओ जाऊंगा। ਤੁਸੀਂ ना जाओ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰੋ थोड़ा एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग वी आर प्लानिंग अ ड्रामा, लेकिन वो अभी सारा वो फेल हो गया। अच्छा सॉरी गाइस, देसी फूड दिखाने से आपको देसी फूड में फरियाल राना आज को चपली कबाब और 60 साल 60 साल पुराने नहीं बने हुए, पुराने नहीं है 60 साल के, 60 साल पुरानी दुकान है, फ्रेश बनेंगे लेकिन बहुत जबरदस्त। डोंट डू दैट, मुझे इजाजत लेनी है, आपसे मैं इजाजत लेंगे, आपसे हमारी मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह, और आप अपना देसी फूड चपली कबाब एंजॉय करें और मिलते हैं आपसे कल पुराने। अल्लाह हाफिज। पेशावर के कई खाने दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन पेशावरी चपली कबाब सिर्फ पेशावर में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में अपने एक ख़ास खुशबू और मुनफरिद जायके की वजह से अलग ही पहचान रखते हैं। नाजरीन, आज मैं आई हूँ मेन मार्केट गुलबर्ग में, जहाँ पर है 60 साल पुराने हाजी खान बाबा चपली कबाब और फिश कॉर्नर वाले। चले आए इनके चपली कबाब बनाते कैसे हैं और इनमें एक जो ख़ास किस्म का टेस्ट है वो कैसे आता है, इन्हीं से पूछते हैं। अभी आप क्या खा रहे हैं? मैं चपली कबाब खा रहा हूँ। अच्छा, तो आपको पता है चपली कबाब आए कहाँ से? ये पेशावर साइड के थी मलेशिया। आपको क्या फ़र्क लगता है चपली कबाब के टेस्ट में या फिर दूसरा सीख कबाब वगैरह खाते हो उसमें? उसमें काफ़ी फ़र्क है, उसकी रेसिपी में काफ़ी फ़र्क है। वो ज़ाहिर बात है कि उसको मतलब कि वो ये फ्राई किया जाता है, वो फ्राई नहीं किया जाता। अच्छा, आपने और कहीं से भी चपली कबाब खाए होंगे, पेशावर वगैरह से या फिर यहाँ पे ही कहीं और से? क्या तो क्या टेस्ट का डिफरेंस लगा? एक आध दफ़ा गए हैं, पेशावर भी खाए हैं, मर्दान साइड से भी खाए हैं चपली कबाब। उधर का सेम ही टेस्ट है, एक जैसी टेस्ट लगा। आपने क्या ऑर्डर किया है? हमने चपली कबाब ऑर्डर किया और साथ में मिर्ची ऑर्डर की है। आपने कहीं और से चपली कबाब खाए और इनके खाए? आज तक और कहीं भी नहीं खाया, मैं जब 22 साल हो गए, 22 साल से यहीं आ रहा हूँ। सेम ही टेस्ट? सेम ही टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है। अच्छा, मुझे बताइए आप यहाँ कब से आ रहे हैं? यहाँ से अराउंड 1998 से। तो ऐसी क्या खास बात लगती है जो आप आज भी यहाँ पर आकर चपली कबाब खाते हैं? वेल, ये वो मेरा इरा था स्टूडेंट लाइफ का, और मैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी आ चुका हूँ, तो मुझे सेम टेस्ट मिल रहा है फर्स्ट डे वाला ही। ये बिल्कुल वैसे ही है इनके चपली कबाब जैसे कि चक तरह के हैं या मर्दान के हैं। तो उसलिए बड़ी अच्छी बात है कि लाहौर में वो KPK वाला स्टाइल और वो टेस्ट हमें यहाँ पे मिल जाता है, तो इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ यहाँ पे आके को चपली कबाब खाने का। अच्छा, आपने और भी जगह से चपली कबाब खाए होंगे, तो इनका और उनका क्या फ़र्क लगा आपको चपली कबाब का? कंसिस्टेंसी का फ़र्क है, क्योंकि वो कभी अच्छे होते हैं कभी नहीं होते, लेकिन यहाँ का ये है कि जब भी आए तो आपको एक ही टेस्ट मिलता है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ऑनर नासिर खान। आप मुझे बताएं कि आप ये काम कब से कर रहे हैं? ये तकरीबन इसको हो गया, मेरे वालिद साहब ने जब शुरू किया था तकरीबन 60 साल पहले की बात है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक नाम है हमारे कबाब का, एक प्यार है, एक क्वालिटी है कि लोग काफ़ी दूर दूर से खाने के लिए आते हैं। अच्छा, 60 साल हो गए आपको ये काम करते हुए, तो ऐसी क्या ख़ास बात है जो लोग आज भी आते हैं खाने? हमने, मेरे वालिद साहब ने शुरू से एक अच्छा सा बयान रखा हुआ है इसका कि मसाले हम देसी अपने, यानी कि जो अकबरी मंडी है वो तकरीबन काफ़ी अंग्रेज़ों से वक्त से भी पहले की है, तो हमारे मसाले जो उनसे वहीं से आते हैं। ज़ीरा हो गया, धनिया हो गया, फिर एक ऐसा भी मसाला है जो हम वो इंडिया से मंगवाते हैं, वो यहाँ पे नहीं मिलता है, वो काफ़ी कीमती है, लेकिन हम वहाँ से मंगवाए। हमारा प्याज सबसे अच्छा, प्याज कोई भी चीज़, प्याज से लेकर टमाटर तक, अगर कीमे से लेकर मिसाले तक, घी से लेकर, यानी कोई भी इस तरह की चीज़ हो तो हम अच्छी क्वालिटी रख रहे हैं। ये हमारा टेस्ट है, इसी वजह से वो टेस्ट आज भी 60 साल पहले की तरह आज भी उसी तरह ही है जिस तरह 60 साल पहले था। चपली कबाब के अलावा और क्या क्या बनाते हैं? इसके अलावा हम बनाते हैं, हमारे पास फ़िश भी होती है 2, 3, 4 किस्म की। उसके अलावा हमारे पास पकौड़े होते हैं, आलू की टिक्की होती है, बैंगन की, मिर्चों की, चिकन पीस होता है हमारे पास, मसलन लेग पीस सीने का, ये इस तरह के ये भी बनाते हैं हम। और डिमांड सबसे ज़्यादा किस चीज़ की है? डिमांड हमारी मैडम असल में ना चप्पल कबाब की ज़्यादा है। चप्पल कबाब हमारा 12 महीने चलता है। मैंने सुना है चपली कबाब जो है वो चर्बी में बनते हैं, आप भी बनाते हैं चर्बी में चपली कबाब? असल में मैडम वजह ये है कि जो सरहद का पानी है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। मसलन वहाँ पे आप पानी पियोगे 2 घंटे बाद आपको भूख लग जाएगी, तो वहाँ पे चर्बी चल जाती है, वो हज़म हो जाती है। यहाँ पे चर्बी नहीं चलती। हमने 1-2 दफ़ा बनाई है, लेकिन वो चर्बी जो उनसे आपको पता है कि वो जाम हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये मुंह में वो हो गया,
तो इधर वो चर्बी नाकाम है, इसलिए हम घी यूज़ करते हैं। चपली कबाब हमेशा घी में बनते हैं, तेल में अच्छे नहीं बनते। माशाल्लाह 60 साल से ये काम कर रहे हैं, तो कोई मशहूर शख्सियत वगैरह आई हैं यहाँ पे? काफ़ी आते हैं। ये हमारे चौधरी परवेज़ लाई साहब, खान साहब की जो बहनें हैं जमान पार्क में, उनके हमारे चप्पल कबाब जाते हैं। चौधरी परवेज़ लाई साहब हो गए, शहजाद साहब हो गए, मियां अजहर साहब हो गए, ये हमारे पास है आबदा हुसैन साहब, फरीमान साहब हो गए, यानी कि मशहूर एक्टरों में जो उनसे हैं काफ़ी। अफजाल साहब थे अब्बा जी के वक्त में, मैडम बहार, राई साहब, हाजी साहब, उनको तो मैंने बचपन में यहाँ पे देखा कि वो आते थे बेगम के साथ। काफ़ी मशहूर शख्सियत आती है हमारे पास मैडम। सीख कबाब और चपली कबाब, इन दोनों की रेसिपी में कोई फ़र्क है? कि जो चपली कबाब होता है ना, उसका कीमा होता है बिल्कुल रूखा, उसमें चर्बी नहीं होती है। और जो सीख कबाब का कीमा होता है उसमें जो है ना वो चर्बी डालनी पड़ती है। अगर वो अदरवाइज़ उसमें चर्बी ना डालें तो सीख कबाब नहीं बनता है। और अगर चपली कबाब में डालो कि मसलन चर्बी डाल दो तो वो कबाब नहीं बनता, वो आप जैसे लगाओगे तो वो खिलर जाएगा। मेरे लिए हाजी खान बाबा के चपली कबाब आ चुके हैं, अब इसको ट्राई करते हैं। चपली कबाब की शक्ल और खुशबू से लग रहा है ये वाकई बहुत ज़्यादा लजीज होंगे। नाजरीन, चपली कबाब बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़।